मुंबई के एक कॉलेज में एक आम सा दिखने वाला लड़का घूम रहा है, जो दिखने में दुबला पतला और आंखों पर मोटा चश्मा लगाए हुए है। एकदम हैरी पॉटर जैसा लग रहा था, इसलिए कॉलेज की कोई भी लड़की उसको ज्यादा भाव नहीं देती थी। एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है, आर्यन कैसा है मेरे भाई, तेरा बर्थडे आने वाला है, पार्टी कब देगा। आर्यन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भाई पार्टी तो मैं दे दूंगा, पहले बर्थडे आने तो दे, उसके आने से पहले ही पार्टी लेगा क्या। ये बोलकर आर्यन मुस्कुराने लगता है। इस बात पर वो लड़का भी हंसता है। इस लड़के का नाम सचिन था, देखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। आर्यन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सचिन कहता है, अच्छा भाई सुन, रॉकी से बचना, आज उसको कोई बकरा नहीं मिला है हलाला करने के लिए। आर्यन पूछता है, क्या मतलब है तेरी इस बात का। सचिन हंसते हुए कहता है, तू तो जानता ही है कि ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कैसी होती है। जब तक ये दिन में एक दो की रैगिंग ना कर ले, इनको मजा ही नहीं आता। और वैसे भी वो हमारा सीनियर है, इसलिए हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते उसकी बात मानने के अलावा। आर्यन कहता है, और कितनी रैगिंग करेगा वो, जब से हम कॉलेज में आए हैं तब से वो यही तो कर रहा है। इस बारे वो कुछ बोलेगा तो मैं उसको साफ बोल दूंगा कि अब मैं उसका कोई काम नहीं करूंगा। वैसे तो आर्यन देखने में कमजोर था, पर उसमें हिम्मत काफी ज्यादा थी और वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता था। इस बात पर सचिन हंसने लगता है और कहता है, तू क्या करेगा भाई, पूरा कॉलेज उससे डरता है, तो तू क्यों उससे पंगा लेने की सोच रहा है। आर्यन कहता है, तू पागल है क्या, मैं उससे क्यों लड़ूंगा, वो मुझे मार मार कर मेरी हड्डियों का चूरा कर देगा। वो देखने में एक गैंडे जैसा जो है, मैं तो उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा इस बार। इतने में कॉलेज की बेल बजती है। बेल की आवाज़ सुनकर सचिन कहता है, चल क्लास का टाइम हो गया, बाद में कर लेंगे शिकायत। ये बोलकर वह आर्यन पर हंसने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद जब आर्यन घर के लिए जाने लगता है, तब उसको रास्ते में रॉकी आ जाता है। रॉकी आर्यन से कहता है, इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले मेरे लिए कैंटीन से कुछ खाना ले आ। जैसे ही आर्यन उससे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही सचिन आगे आकर कहता है, हम अभी लाते हैं आपके लिए खाना। फिर सचिन आर्यन का हाथ पकड़ता है और उसको भी अपने साथ ले जाता है। कैंटीन के पास जाने के बाद आर्यन पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया, हम कब तक उसे डरेंगे, एक बार तो हमें मना करना पड़ेगा यार। सचिन बोलता है, इसका लास्ट ईयर है, क्यों इससे पंगा लेना, अभी हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इसके काम कर दें। चल तू मत कर, मैं कर देता हूँ। फिर सचिन रॉकी के लिए कुछ खाना लेकर उसके पास जाता है, और उसके बाद सचिन आर्यन को जल्दी से वहां से ले जाता है, क्योंकि सचिन को डर था कि आर्यन कुछ बोल ना दे। अगर वह बोल देता तो बिना बात के पंगा खड़ा हो जाता, और अभी सचिन किसी पंगे में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वह आर्यन को घर ले गया। आर्यन अपने चाचा के साथ रहता है। उसके माता पिता की मौत बचपन में कार एक्सीडेंट में हो गई थी, और अब उसके चाचा के अलावा उसका कोई नहीं है। उसके चाचा को काम के चक्कर में ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता था, इसलिए आर्यन को घर पर अकेला ही रहना पड़ता था। कभी कभी आर्यन अपने दोस्त को घर बुला लेता था, पर आर्यन के ज़्यादा दोस्त तो थे नहीं जो उसके इस अकेलापन को दूर कर सके। आर्यन के चाचा का नाम शंकर शर्मा था। जब आर्यन घर जाता है तो वह देखता है कि उसके चाचा शंकर बाहर गए हुए हैं। रात तक उसके चाचा शंकर का फ़ोन आता है और वह कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर देना, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे कल के बर्थडे के लिए गिफ्ट भेज दिया है, वो सुबह तक आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम जल्दी पूरा करके वहां आ जाऊं, फिर तुम्हारा बर्थडे साथ में मनाएंगे। आर्यन ने कुछ देर बात की और फिर फ़ोन काट दिया। रात होने पर आर्यन ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद आर्यन ने काफ़ी देर फ़ोन में गेम खेला और फिर सो गया। जैसे ही रात के 12 बजे बजते हैं, आर्यन को पसीना आने लगता है। आर्यन नींद में होता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग जाता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे आर्यन एक लंबी दौड़ के बाद आया हो। उसी के साथ आर्यन के दाएं हाथ पर एक चिन्ह उभरने लगता है। चिन्ह से एक रोशनी निकलती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। इसके बाद आर्यन की आंखें खुलती हैं। आर्यन की आंखों के अंदर एक नीला चक्कर घूमता हुआ साफ दिखता है, जिसे आर्यन अपनी आंखों को कसकर बंद करता है और फिर खोलता है। फिर वो नीला चक्कर गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी आर्यन की आंखों में हल्का नीला रंग कुछ देर तक रहता है। आर्यन जब टाइम देखता है तो रात के 12:05 होते हैं। फिर आर्यन पानी पीकर फिर से सो जाता है। अगले दिन जब सुबह आर्यन उठता है और सबसे पहले अपनी चश्मा पहनता है, तो उसको कुछ साफ नजर नहीं आता। फिर आर्यन अपने चश्मे को उतारकर साफ करता है और एक बार फिर पहनता है, लेकिन फिर भी उसको साफ नजर नहीं आता। आर्यन कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ साफ क्यों नजर नहीं आ रहा। फिर आर्यन देखता है कि उसको बिना चश्मा के भी बिल्कुल सही से नजर आ रही है। अब तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। आर्यन छोटी सी चीज़ को भी साफ देख सकता है। फिर आर्यन खुश होता है, लेकिन आर्यन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और चश्मे को टेबल पर रखकर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वह अपने फ़ोन देखता है, जिस पर उसके दोस्तों के बर्थडे की बधाई होती है। आर्यन खुश होता है और उनका रिप्लाई करता है और बाद में उन्हें मिलने के लिए बुलाता है।
फिर आर्यन अपना फ़ोन साइड में रखकर जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे की कड़ी टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। आर्यन हैरानी से पहले कड़ी को और फिर दरवाजे को देखता है। फिर आर्यन धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद जैसे ही आर्यन पानी पीने के लिए गिलास उठाता है तो आर्यन गिलास को थोड़ा ज़्यादा ही दबा देता है, जिससे वह गिलास पिचक जाता है। वह गिलास स्टील का था और काफ़ी मोटा भी था। जब वह ऐसे पिचक गया तो आर्यन हैरानी से उसको देखने लगा। क्या हुआ है आर्यन को, और क्या मतलब है इस चिन्ह का? जब इसका राज खुलेगा तो सबके होश उड़ेंगे। चटू द हीरो, महारक्षक मैं अब आगे। गिलास के ऐसे पिचकने से आर्यन काफ़ी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। आर्यन सोचता है पहले तो मैं अपने चश्मा में नहीं देख पाया और अब ये गिलास का क्या हाल हो गया है। फिर जैसे ही आर्यन वो गिलास नीचे रखने लगता तो उसकी नज़र अपने हाथ पर बने हुई चिन्ह पर पड़ती है। आर्यन हैरानी से अपने हाथों को देखा है और उस चिन्ह को देखने लगता है। उसको देखने से उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है। आर्यन अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से उस चिन्ह को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आर्यन उस चिन्ह को रगड़ है तो उसको एक जोर का झटका लगता है। उसके शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ जाती है और उसका चिन्ह चमकने लगता है। कुछ देर चमकने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आर्यन उसको ध्यान से देखा है कि उस पर क्या बना हुआ है। जब आर्यन उस चिन्ह को ध्यान से देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उस चिन्ह पर एक गोल चक्कर बना हुआ है, जिसके अंदर दो त्रिभुज एक दूसरे की तरफ घूम हुए हैं और गोल चक्कर से बाहर निकल रहे हैं। उस चिन्ह के एकदम अंदर एक मोती छपा हुआ है जो सबसे अलग लग रहा है और गोल चक्कर के अंदर ही कुछ छोटी छोटी आकृतियां भी बनी हुई है जो आर्यन को समझ में नहीं आती। आर्यन सोचता है कि अब इस चिन्ह के बारे में कैसे पता करूं। काफ़ी देर सोचने के बाद आर्यन सचिन से पूछने का फैसला करता है। ये सोचकर आर्यन अपने बाकी काम में लग जाता है। कुछ देर बाद आर्यन कॉलेज के लिए चला जाता है। वहां जाने पर आर्यन सचिन को बताता है कि उसके हाथ पर एक चिन्ह बन गया है। सचिन उस चिन्ह को देखा है और कहता है अरे कितना मस्त बना है, कहाँ से बनवाया, मुझे भी ऐसा ही बनवाना है, कितना मस्त लग रहा है और ये थोड़ा थोड़ा चमक भी रहा है, कोई शाइनिंग कलर से किया है क्या? आर्यन करता है मैंने कुछ नहीं करवाया, ये अपने आप हो गया और पता नहीं सुबह से मेरे साथ क्या अजीब अजीब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुझे समझ में आया तो समझा। सचिन कहता है छोड़ना, एक चिन्ह ही तो है, इसमें बड़ी बात क्या है, आज तेरा बर्थडे तो चल पार्टी करते हैं। फिर आर्यन और सचिन कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं तो उनको रास्ते में रॉकी मिल जाता है। रॉकी कहता है अरे और आर्यन जा पहले मेरे लिए ऑर्डर लेकर आ। लेकिन आर्यन अपनी जगह से नहीं हिलता, वो रॉकी को देखता रहता है। रॉकी फिर से कहता है सुनाई नहीं दिया क्या, जा मेरे लिए ऑर्डर लेकर आ। लेकिन अब भी आर्यन अपनी जगह से नहीं हिलता। कॉलेज के काफ़ी लड़के और लड़कियां रॉकी को देखने लगते हैं। इतने में सचिन कहता है मैं ला देता हूँ भाई। रॉकी कहता है अब तो यही लेकर आएगा। फिर रॉकी आर्यन से कहता है मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप जाकर ले आ वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। जब आर्यन कुछ नहीं करता तो रॉकी को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो जाकर आर्यन की कॉलर पकड़ लेता है। जैसे ही रॉकी आर्यन के गले पर हाथ डालता है उसका चिन्ह चमकने लगता है और आर्यन का हाथ उठ जाता है और सीधा रॉकी के सीने पर लगता है, जिससे रॉकी 4 कदम पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी रॉकी पर हंसने लगते हैं। आर्यन भी हैरानी से अपने हाथ को देखा है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। उधर रॉकी नीचे पड़ा गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और खड़ा होकर आर्यन की तरफ जाता है। जैसे ही रॉकी आर्यन को मुक्का मारने वाला होता है तो आर्यन देखा है कि उसको उसका हाथ धीरे से आता हुआ नजर आ रहा है। आर्यन को ऐसा लगता है कि उसके लिए समय धीरे हो गए हैं और फिर आर्यन उसका हाथ पकड़ता है और अपना मुक्का उसकी छाती पर मार देता है, जिससे रॉकी अपनी ही बाइक पर जाकर गिर जाता है। रॉकी अपने दोस्तों को कहता है कि उसको मारो, लेकिन रॉकी के किसी भी दोस्त की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आर्यन पर हाथ उठाएं। लेकिन जैसे ही एक आगे जाता है तो आर्यन उसको भी एक मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से चले जाते हैं और रॉकी भी खड़ा होकर कहता है कि वो उसको बाद में देख लेगा। फिर रॉकी भी वहां से गुस्से में चला जाता है। सचिन आर्यन के गले लगाता है और कहता है तुम तो छा गए गुरु, एक ही दिन में कॉलेज के हीरो बन गए, तुमने सीनियर को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मजा आ गया गुरु, चलो आज तुम्हारे बर्थडे की पार्टी में देता हूँ। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और देखते ही देखते पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि आर्यन ने रॉकी को मारा और रॉकी वहां से डरकर भाग गया। कॉलेज की लड़कियां भी और आर्यन के बारे में बात करने लगती है। एक लड़की कहती है तुमको लगा था क्या आर्यन रॉकी को मारेगा? दूसरी लड़की कहती है वो तो हीरो बन गया, मैं तो उसको अब अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इस पर बाकी लड़कियां हंसने लगती है। उधर लड़के भी आर्यन के बारे में ही बात करते हैं। एक लड़का कहता है अच्छा किया उसने कि रॉकी को मारा, वो अपने सीनियर होने पर कुछ ज़्यादा ही घमंड कर रहा था, सबकी रैगिंग करता था, अच्छा सबक मिला उसको। दूसरा लड़का कहता है लेकिन अब रॉकी उससे बदला जरूर लगा, उसने उसकी इज्जत खत्म कर दी, अब कॉलेज में रॉकी की कोई इज्जत नहीं करेगा, रॉकी गुस्से में आर्यन से बदला लेने जरूर जाएगा। फिर एक और लड़का कहता है उनकी लड़ाई देखनी है, मजा तो आएगा, मैं तो चाहता हूँ आर्यन रॉकी को और मारे। क्या करेगा रॉकी आर्यन के साथ और कैसी शक्ति मिल रही है आर्यन को? क्या आर्यन इन सब का राज जान पाएगा? उद्धरण चिन्ह चतुर्थी अनजान गिफ्ट, महारक्षक मैं अब आगे। आर्यन की ये खबर कि उसने रॉकी को मारा ये पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई। वही एक तरफ सचिन और आर्यन खाना खा रहे थे। खाते हुए आर्यन ने कहता आज शाम को मेरे बर्थडे की पार्टी है, इसलिए तू घर आ जाना। सचिन कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसके बाद आर्यन अपने घर के लिए चला जाता है और कुछ ही टाइम में वो अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही आर्यन घर के अंदर जाने लगता है उसकी नज़र दरवाजे के बाहर पड़े एक डिब्बे पर पड़ती है। आर्यन उसको उठता है और उसे खोलकर दिखता है कि उसके अंदर क्या है। आर्यन देखता है कि उसे डिब्बे के अंदर एक गिफ्ट है। आर्यन कहता है डिब्बे में गिफ्ट कौन छोड़ता है, क्या होगा इसमें?
फिर वो उस गिफ्ट को घर के अंदर लेकर जाता है और देखने लगता है कि वो किसने भेजा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी नाम पता नहीं होता, जिसकी वजह से आर्यन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये गिफ्ट किसने भेजा होगा। आर्यन कुछ देर सोचता है कि ये गिफ्ट कौन भेज सकता है, लेकिन उसके दिमाग में किसी का नाम नहीं आता। आर्यन पता करने के लिए कि गिफ्ट किसने भेजा है उसको खोलने की सोचता है। जैसे ही आर्यन वो गिफ्ट खोलता है तो उसकी नज़र उस गिफ्ट के अंदर रखे हुए एक अंगूठी पर पड़ती है, जिस पर वही चित्र बना हुआ होता है जो उसकी कलाई पर आ गया है। आर्यन कहता है ये दोनों चिन्ह एक जैसे कैसे है, किसने भेजा है ये। फिर आर्यन उस अंगूठी को ध्यान से देखता है। जैसे ही आर्यन अंगूठी अपने हाथ की उंगली में पहना है तो वो चमकने लगती है और उसके साथ साथ उसके हाथ का चिन्ह भी चमकने लगता है। आर्यन कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने में आर्यन को एक आवाज़ आती है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तुम सबसे अलग हो। आर्यन पूछता है कौन बोल रहा है। इतने में वो आवाज़ फिर से आती है और कहती है जिस अंगूठी को तुमने अभी पहना है मैं उसी से तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम ये सोच सकते हो कि मैं कहीं और बैठकर इस अंगूठी के माध्यम से तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी दूंगा। तुम सोच रहे होंगे कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है और कल रात से तुम्हारे साथ इतना अजीब अजीब क्यों हो रहा है। आर्यन हैरानी से अपनी अंगूठी को देखा है और उससे पूछता है तुम अंगूठी में से कैसे बात कर सकते हो, कौन हो तुम और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अंगूठी में से आवाज़ आती है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे गुरुदेव कहते हैं और तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आज 18 साल के हो गए हो और हम कब से तुम्हारे 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तुम ये सोच सकते हो अगर तुम्हारे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्यन कहता है कौन गुरुदेव, और मेरे ऊपर क्या है, क्या करना है मुझे। देखो तुम मुझे कोई गलत समझ रहे हो, मैं तो ठीक से कुछ कर भी नहीं पता, फिर मैं तुम्हारा काम क्या करूंगा, तुम किसी और से ये करवा लो। गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये शक्ति सिर्फ 2 लोगों में बांटी जा सकती थी और आज 2 लोगों को एक साथ मिल चुकी है और एक को हमने सब कुछ बता दिया है और अब तुम्हारी बारी है। तुमको सब कुछ जानना है कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां आने लगेगी कि तुम उसे अपने काबू में नहीं कर पाओगे। ये अंगूठी बस बात करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति को नियंत्रित करेगी और तुम अपने काम ठीक से कर पाओगे और ये तुम्हें समझाएगी कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति आई है और वो कितनी पावरफुल होते जा रहे हो। आर्यन कहता है कैसी शक्ति और ये मुझे क्यों मिल रही है, मुझे सब जानना है। गुरुदेव कहते हैं मैं तुमको सब बताऊंगा, इसीलिए मैंने ये अंगूठी तुम्हें उपहार के रूप में दी है। जब तुम इस अंगूठी के ऊपर बने चिन्ह पर हाथ रखोगे तो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आएगी जिस पर तुम्हें तुम्हारी अब तक मिली हुई शक्तियां दिखाई देगी। फिर आर्यन अंगूठी के ऊपर हाथ रखता है, जिसके बाद आर्यन की आंखों के सामने एक नीली रोशनी मिलती है और फिर एक नीली स्क्रीन उसके सामने आ जाती है जिस पर कुछ लिखा होता है। आर्यन ठीक से देखा है कि उस पर क्या है, उस पर सुपर स्ट्रेंथ लेवल 1 और आगे सभी चीज़ धुंधली हुई नजर आती है। आर्यन गुरुदेव से पूछता है ये सुपर स्ट्रेंथ लेवल 1 क्या है। गुरुदेव बोलते हैं ये तुम्हारी शक्ति है, तुमको स्ट्रेंथ लेवल 1 पर मिल चुकी है, अब तुम्हें इसको आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। ये लेवल 5 तक जा सकती है। सुपर स्ट्रेंथ तो बस एक ही पावर है, ऐसी तुम्हें सैकड़ों शक्तियां मिलने वाली है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते और ये तुमको इतना मजबूत बना देगी जिससे तुम्हें कोई नहीं हार पाएगा। लेकिन इन शक्तियों को सिखाना और इनको आगे लेवल अप करना तुम्हारा काम है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये शक्तियां लेवल 1 पर ही रुक जाएगी और इन शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो इसकी आगे बढ़ती जाएगी। फिर आर्यन पूछता है अभी मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ है तो मुझे मेरी अगली शक्ति कब मिलेगी। गुरुदेव बोलते हैं इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे तुम्हारे पास तुम्हारी सारी शक्ति आने लगेगी और हर शक्ति तुम्हें काफ़ी मदद करेगी। लेकिन एक बात याद रखना, इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करना। अगर तुमने इनका इस्तेमाल बुराई के लिए किया तो ये शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर काबू कर लेगी और ये फिर वही कराएगी जो शक्ति चाहती है तुमसे, और अगर ऐसा हुआ तो इसको रोकने के लिए तुम्हें मरना भी पड़ सकता है। यही बात हमने दूसरे शख्स को बताई जिसको आज ये शक्ति मिली है। किसको मिली है दूसरी शक्ति? क्या आर्यन इन शक्तियों को जल्दी सीख पाएगा या कोई गलती हो जाएगी आर्यन से? और कौन है गुरुदेव? उद्धरण चिन्ह च4 फायर पावर महारक्षक मैं अब आगे। आर्यन गुरुदेव से काफ़ी कुछ पूछना चाहता था लेकिन उससे पहले ही गुरुदेव ने कहा हम आगे की बात बाद में करेंगे, अभी तुम्हें जो ये शक्ति मिली है उसको अच्छे से सीखो और एक बात का ध्यान रखना कि इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी के सामने मत करना, ऐसा करने पर तुम मुसीबत में फंसा सकते हो। आर्यन हाँ मैं जवाब देता है और उसके बाद अंगूठी से निकलने वाली चमक गायब हो जाती है। फिर आर्यन गुरुदेव का नाम लेता है लेकिन अंगूठी से कोई आवाज़ नहीं आती। आर्यन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है जैसे कि 10 साल के बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। आर्यन वहीं पर पड़े एक गिलास को उठना है और उसे सुबह के जैसे पिचकन की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, वो अपनी पूरी ताकत लगता है फिर भी गिलास पर उंगलियों के निशानी ही पड़ते हैं। उसके बाद आर्यन को याद आता है कि गुरुदेव ने कहा था कि ये अंगूठी उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में उसकी मदद करेगी। फिर आर्यन उस अंगूठी को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और उसके बाद उस गिलास को फिर से उठता है और उससे पिचकने की कोशिश करता है और इस बार वो गिलास बड़ी आसानी से पिचक जाता है। आर्यन खुश होता है और ऐसा वो कई बार ट्राई करता है। आर्यन कहता है मुझे किसी बड़ी चीज़ पर यह शक्ति का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। फिर आर्यन अपने कमरे में जाता है और अपने बेड को देखा है जो कि काफ़ी बड़ा था। फिर आर्यन उसे उठाने की कोशिश करता है। आर्यन उसे उठाने के लिए अपने दोनों हाथ लगाता है और एक झटके से उसे ऊपर करता है। ऐसा करने से आर्यन का पूरा बेड एक ही झटके में हवा में आ जाता है और ऊपर छत से टकरा जाता है। फिर आर्यन एकदम से उसको नीचे रखता है। आर्यन कहता है ये शक्ति कुछ ज़्यादा ही तेज है, मुझे इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। ये सोचकर आर्यन फिर से खुश होता है और फिर वो ये देखने लगता है कि वो आगे क्या कर सकता है।
ये सोचकर आर्यन कमरे से बाहर आता है और जैसे ही आर्यन कमरे से बाहर आता है तो उसके हाथ का निशान जोर से चमकता है और उसे हल्का सा झटका लगता है। आर्यन अपने हाथ को देखा है कि उसे क्या हुआ। आर्यन को लगता है कि उसका हाथ जल रहा है। फिर आर्यन जल्दी से जेब से अंगूठी निकलता है और फिर से उसको अपनी उंगली में पहन लेता है। फिर आर्यन उस अंगूठी को छूटता है और फिर से उसके सामने वही नीली स्क्रीन आ जाती है। ये देखकर आर्यन की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि अब इसमें एक शक्ति और दिखाई देने लगी थी और फिर आर्यन उसको पढ़ता है, फायर पावर लेवल 1। आर्यन फिर खुश होता है और कहता है, अब मैं शक्ति को कहाँ इस्तेमाल करें, देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शक्ति कैसे काम करती है। आर्यन सोचता है मुझे शक्ति को बाहर जाकर देखना चाहिए कि ये शक्ति कैसे काम करती है और इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सोचकर आर्यन घर से बाहर निकल जाता है और देखने लगता है कि उसे कोई खाली जगह मिल जाए। फिर आर्यन जंगल के पास वाले मैदान की तरफ आ जाता है। आर्यन देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। आर्यन कहता है, चलो अच्छी बात है कि यहाँ कोई नहीं है, अब मैं आराम से शक्ति को देख सकता। आर्यन कुछ करने की ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर आर्यन की नज़र उसकी अंगूठी पर पड़ती है। वो बोलता है, मैं फिर से भूल गया, इस अंगूठी को पहन के मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आर्यन अंगूठी निकाल के अपनी जेब में रखता है। उसके बाद आर्यन अपने हाथ में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करने लगता है। फिर आर्यन के हाथ से आग निकलने लगती है, उसका पूरा हाथ और में आग आ जाती है। आर्यन एक बार के लिए चिल्लाता है और फिर चुप हो जाता है। आर्यन कहता है, ये क्या है, मेरे हाथ पर आग है और मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही, तो ये मतलब है फायर पावर का। उसके बाद आर्यन एक हाथ से दूसरे हाथ में आग को भेजता है और एक छोटी सी आग की गेंद बनाकर उससे खेलने लगता है। आर्यन उसे गेंद को हवा में उछलता है और फिर पकड़ लेता है। आर्यन कहता है, ये शक्ति तो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी है, पहले तो मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा तब पहली शक्ति चला सकता हूँ, लेकिन इससे मैं किसी को भी दूर से हरा सकता हूँ। ये बोलकर आर्यन छोटी छोटी आग की गोलियों को फायर करने लगता है। वो आग की छोटी छोटी गोलियां अलग अलग जगह पर चलाने लगता है। आर्यन कभी किसी खंबे को और तो कभी किसी बोतल को निशान लगने लगता है। आर्यन अपनी शक्तियों में इतना मगन हो जाता है कि वो नहीं देखता कि वह कहाँ आग की गोली चल रहा है। उसकी कुछ गोलियां जंगल की तरफ चली जाती है और फिर जंगल में आग लगने शुरू हो जाती है, लेकिन आर्यन का ध्यान तो दूसरी तरफ होता है। जब तक आर्यन का ध्यान आग की तरफ जाता है तब तक आग काफ़ी हद तक फैल जाती है। आर्यन आग को रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शक्ति आग पर इतनी असरदार नहीं होती। आर्यन अपनी पूरी कोशिश करके देख लेता है लेकिन वो आग को बढ़ने से नहीं रोक पाता। आर्यन कहते हैं, इन सब में गुरुदेव मेरी मदद कर सकते हैं। फिर आर्यन जल्दी से अंगूठी पहनता है और गुरुदेव से बात करने की कोशिश करता है लेकिन अंगूठी से कोई जवाब नहीं आता। आर्यन कहता है, काश मुझे ये शक्ति ना मिली आती तो ये जंगल नहीं जलता। मैंने अपने मजे मजे में कितनी तबाही मचा दी, अब हर तरफ आग ही आग होगी जिसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या आर्यन की ये गलती उस पर भारी पड़ेगी? क्या होगा जब गुरुदेव को पता चलेगा कि आर्यन ने पूरे जंगल में आग लगा दी और कैसे बुझ पाएगी जंगल की आग? उद्धरण चिन्ह च5 ग्रेट पावर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महारक्षक मैं अब आगे। आर्यन के पास केवल आग और ताकत की शक्ति थी जिसकी वजह से वो आग को और भड़का सकता था लेकिन आग को बुझा नहीं सकता था। आर्यन ने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो आग बुझ ही नहीं रही थी और पल पल और तेज हो रही थी। आर्यन बस अंगूठी को जोर जोर से रगड़ रहा था ताकि उसमें से कोई आवाज़ आए। इतने में वहां एक चमत्कार सा हुआ, वो जंगल में लगी आग अपने आप शांत होने लगी और देखते ही देखते पूरी तरह से आग बुझ गई, लेकिन अभी भी जंगल का कुछ ऐसा जल तो गया था। इतने में आर्यन के पीछे से एक आवाज़ आई, मैंने तुम्हें कहा था इन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे से करना लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका नतीजा ये निकला। आर्यन ने पीछे देखा तो वहां एक बूढ़ा सा आदमी जिसके सर पर कोई बाल नहीं थे और अपने ऊपर एक पीला कंबल ओढ़ वहां खड़ा थे। आर्यन देखते ही समझ गया कि वो गुरुदेव होंगे जो उस अंगूठी के माध्यम से बात कर रहा थे। आर्यन उनके पास जाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। गुरुदेव ने कहा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है लेकिन तुम अभी उसके लिए छोटे हो और तुम्हें अभी इन शक्तियों की समझ नहीं है, इसलिए मैं ये शक्ति तुमसे वापस लेने आया हूँ। इस बार तो मैं तुम्हारी मदद कर दी लेकिन अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने सोचा है तुमसे तुम्हारी शक्ति ले ले। इतना बोलकर गुरुदेव ने अपना हाथ आगे किया और फिर आर्यन के अंदर से एक ऊर्जा अपनी तरफ खींच ली जिसकी वजह से आर्यन के हाथ में एक जोरदार का दर्द हुआ और वो निशान जोर से चमकने लगा। देखते ही देखते उस निशान की सारी चमक गायब हो गई, अब बस आर्यन के हाथ पर एक फीका निशान रह गया था। आर्यन उसे निशान को देखकर दुखी था। आर्यन ने ऐसा नहीं सोचा था कि जो शक्ति उसे आज मिली वो उससे आज छिन जाएगी। आर्यन ने गुरुदेव की तरफ घबराई सी नज़रों से देखा और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरी छोटी सी गलती की सज़ा इतने मत दो मुझे, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये बात आप भी जानते हैं कि वही शक्ति मुझे इस तरह मिला जो सही नहीं थी, इसकी वजह मुझे पानी की शक्ति मिलती तो शायद ऐसा नहीं होता। गुरुदेव ने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये शक्ति कैसे आती है, ये हमारे हाथ में नहीं है लेकिन इनको रोकना हमारे पास है और तुम्हें शक्तियों के लायक नहीं हो, और अब जब तक तुम इन शक्तियों के लायक नहीं होते तब तक ये शक्तियाँ तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। फिर आर्यन गुरुदेव से पूछता है, तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा जो मैं शक्तियों के लिए लायक बन सकूं? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे एक बार बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो मैं तुम्हें ये मौका कभी नहीं देता, लेकिन अभी के लिए मैं तुमको एक तरीका बताता हूं जिससे तुम इन शक्तियों के लिए योग्य बन सकती हो। तुमको देवग्रह जाना होगा और वहां पर तुम्हें सब कुछ सीखना होगा बिल्कुल शुरुआत से। तुम्हें जो ये अभी गोल्डन मौका मिला था वो तुमने गवा दिया, अब तुमको एक छोटी से छोटी जगह से शुरुआत करनी होगी। आर्यन पूछता है, इस बात का क्या मतलब, क्या करना होगा, मुझे थोड़ा अच्छे से समझाइए।
फिर गुरुदेव उसको थोड़ी और जानकारी देते हैं। गुरुदेव कहते हैं देवग्रह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सभी को शिक्षा देते हैं और वहाँ पर उनको ऐसे काम करने होते हैं जो उनको मजबूत होने में मदद करते हैं। हर काम के बदले उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। हम कुछ टाइम के बाद तुम्हें वहाँ भेजने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही तुमने ये काम कर दिया और अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है वहाँ। अब तुम्हें बिना शक्ति के ही शुरुआत करनी होगी। आर्यन कहता है मैं तैयार हूँ, कब चलना है आप बस इतना बताइए, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ, मुझे शक्तियाँ वापस चाहिए। गुरुदेव कहते हैं बहुत जल्द मैं तुमको वहां बुला लूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी इतनी बात सुन लो, ये काम करके तुम खुद पीछे हुए हो। आज के दिन 2 लोगों को शक्ति मिली थी, दूसरे वाले ने इन शक्तियों को अच्छे से अपनाना शुरू कर दिया है और हम तुम दोनों को एक साथ उस ग्रह पर भेजेंगे, लेकिन अलग अलग जगह पर। ना तुम उसको जानोगे और ना वो तुमको। वहां तुमको खुद एक दूसरे से मजबूत होना होगा, जितना मजबूत बनोगे उतना अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब तुम दोनों में से एक ही बचेगा, अब ये तुम्हें देखना है कि ये तुम हो गए या वो। ये बोलकर गुरुदेव थोड़ा पीछे हुए और एकदम से वहां से गायब हो गए। आर्यन बस वही खड़ा उनको देखता रह गया। उनके जाने के बाद आर्यन ने जंगल की तरफ देखा और कहा मैं इस शक्तियों को अच्छे से सीखकर अपने आप को साबित करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब से मेरे नए सफर की शुरुआत मैं करूंगा। उसके बाद आर्यन घर की ओर जाने लगता है। आर्यन के थोड़ी दूर जाने के बाद उसके सामने रॉकी आ जाता है, जिसको देखकर आर्यन लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर आर्यन को याद आता है कि उसके पास तो अब कोई ताकत है ही नहीं, फिर वो रॉकी को कैसे हारेगा। रॉकी अकेला नहीं आया था, उसके साथ 5 लड़के और थे। रॉकी कहता है उस टाइम तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, लेकिन आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं और अपना बदला लूंगा। क्या करेगा आर्यन? और क्या रॉकी आर्यन को मारेगा या आर्यन बचकर निकल जाएगा? कैसे मिलेगी आर्यन को उसकी शक्ति वापस? सिक्स सेंस ऑफ मिस्टेक। महारक्षक मैं अब आगे। शक्ति जाने के बाद जब आर्यन घर के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसे रॉकी ने रोक लिए और रॉकी ने आते ही अपने दोस्तों को उसे पकड़ने के लिए कहा और उसके दोस्तों ने तुरंत ही आर्यन को कसकर पकड़ लिया। जब आर्यन खुद को छुड़ा नहीं पाया तो आर्यन ने रॉकी से कहा देखो रॉकी, कॉलेज की लड़ाई कॉलेज तक रहने दो, बाहर नहीं। अगर तुझे लड़ना है तो कॉलेज में लड़ लेना। आर्यन जानता था कि वो भी ये लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वो इस लड़ाई को होने से रोकना चाहता था। रॉकी हंसने लगा और बोला अगर अब मैं तुझे कॉलेज में मारूंगा तो सभी यही सोचेंगे कि मैं अपना बदला ले रहा हूं, लेकिन मुझे किसी की नज़र में बदला नहीं लेना, मुझे बस तुझे मारना है, इसी में मुझे मजा आएगा। ये बोलकर रॉकी आर्यन के पेट में मुक्का मारने के लिए आगे आया और एक कसकर मुक्का आर्यन के पेट में मार दिया। मुक्का लगते ही आर्यन को एक जोर का दर्द महसूस हुआ। आर्यन ने दर्द में ही रॉकी की तरफ देखा और कहा ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अभी रॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आर्यन उससे क्या कह रहा है। रॉकी तो बस आर्यन को पिटने आया था। इसके बाद रॉकी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर आर्यन को काफ़ी मारा। आर्यन ने उनसे लड़ने की और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनों के सामने कुछ नहीं कर पाया। जब रॉकी का मन भर गया तो उसने सबको उसे मारने से मना किया और आर्यन की कॉलर पकड़कर उससे कहा अगर अगली बार मुझसे पंगा लिया तो तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा, इससे ज़्यादा मारूंगा, याद रखना। फिर रॉकी ने आर्यन को धक्का दिया और कहा उस टाइम तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू जीत गया, लेकिन याद रखना तू एक लूजर है और रहेगा। और फिर रॉकी अपने सभी दोस्तों के साथ वहां से चला गया। आर्यन घायल हालत में वहीं पर कुछ देर पड़ा रहा और आर्यन ने घायल हालत में ही खुद से कहा मेरी गलती थी जो मैंने अपनी ताकत की कदर नहीं की, लेकिन अब मैं इनसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए वो शक्तियाँ वापस हासिल करूंगा। मैं अपने आप को वैसा बनाऊंगा कि सब मेरी तारीफ करेंगे। क्या कहा था गुरुदेव ने कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं उनको गलत साबित करूंगा और जब तक मैं उनको गलत साबित नहीं कर देता चैन से नहीं बैठूंगा। ये बोलकर आर्यन ने एक मुक्का बनाया और जोर से जमीन पर मार दिया। उसके बाद आर्यन खड़ा हुआ और घर के लिए जाने लगा। जब आर्यन घर आया तो वहां पर उसके चाचा शंकर भी आ गए थे। जब उसके चाचा ने आर्यन को इतना घायल देखा तो वे घबरा गए और जल्दी से उसके पास गए और उस संभालते हुए कहा ये सब क्या हुआ, तुझे इतनी चोट कैसे लग गई, कहाँ पर तू? लेकिन आर्यन ना तो उनको ये बता सकता था कि आज उसको शक्तियाँ मिली और आज उससे वह वापस ले ली गई, और ना ये बता सकता था कि इन शक्तियों के चक्कर में उसने रॉकी से पंगा लिया और बाद में रॉकी ने उसकी ये हालत कर दी। इसलिए आर्यन ने बात को बदलते हुए ये बोला कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसे चोट लग गई, लेकिन अब वह ठीक है। उसके बाद उसके चाचा ने उसे दवा दी और डॉक्टर से उसकी पट्टी करवाई। उसके बाद चाचा ने उसे आराम करने के लिए बोला और खुद बाहर चले गए। आर्यन जब आराम कर रहा था तो वो अपने हाथ को बार बार देख रहा था। आर्यन का चिन्ह फीका नजर आ रहा था। आर्यन उसको वापस पहले जैसा करना चाहता था, लेकिन वो अभी उसके हाथ में नहीं था। इसलिए आर्यन यही सोच रहा था कि अगली बार शक्ति मिलने पर वो इन शक्तियों का सही से इस्तेमाल करेगा। शाम होने पर उसके चाचा घर वापस आ गए थे और साथ में एक केक भी लेकर आए थे। आर्यन के चाचा के साथ में सचिन भी आया था। पहले सचिन ने आर्यन का हाल पूछा और फिर चाचा के थोड़ी दूर जाने पर सचिन ने आर्यन से धीरे से कहा ये सब रॉकी ने किया था ना, मैंने तुझे बोला था कि उससे पंगा मत ले और तूने उस टाइम मेरी बात मान लेता और उसका छोटा सा काम कर देता तो अभी ये नहीं देखना पड़ता। तुझे तेरे जन्मदिन के दिन ही इतनी मार पड़ गई, चल अब ये छोड़ और आकर के केक काट और इन सब बातों को भूल जाते हैं। आर्यन ने हाँ मैं जवाब दिया और सचिन के साथ केक काटने के लिए चला गया। जब उसके चाचा उसके पास आ गए तो आर्यन ने केक काटा और एक पीस पहले चाचा को खिलाया और फिर सचिन को, और वहाँ पर कोई और था भी नहीं। फिर कुछ देर तीनों ने बातें की और फिर सचिन अपने घर के लिए चला गया। सचिन के जाने के बाद आर्यन ने अपने चाचा को अपने कमरे में आराम करने के लिए भेजा और खुद अपने कमरे में आकर लेट गया। लेटे हुए आर्यन अपने हाथ के चिन्ह को, जो कि एक निशान जैसा दिख रहा था, उसे ही देखने लग। आर्यन उस टाइम का वेट कर रहा था जब गुरुदेव उस वहाँ बुलाएंगे, लेकिन एक एक करके 20 दिन निकल गए। इतने दिनों में आर्यन
ने गुरुदेव से बात करने की काफ़ी कोशिश की। आर्यन के पास जो अंगूठी थी वो आर्यन ने पूरी रगड़ दी, लेकिन अंगूठी में से गुरुदेव की आवाज़ नहीं आई। आर्यन को ऐसा लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे उसकी ताकत हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। ये सोचकर आर्यन ने अपनी अंगूठी निकालकर अलमारी में रख दी और खुद पहले जैसी लाइफ जीने लगा। लेकिन बीच बीच में आर्यन को वो पल याद आते थे जिसमें उसके पास एक ही शक्ति थी जो शायद ही धरती पर किसी के पास होगी, लेकिन आर्यन कुछ कर भी नहीं सकता था। क्या होगा आर्यन के साथ? क्या उसको कभी उसकी शक्ति मिलेगी? 7 टाइम टू गो ऑन अ न्यू जर्नी। महारक्षक मैं अब आगे। एक दिन जब आर्यन अपने कमरे में था तो उसके पीछे एकदम से गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने आते ही आर्यन से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको एक मौका दूंगा और मैं इसलिए तुमको अपने साथ लेने आया हूं, तुम्हें अपना नया सफर शुरू करना होगा। आर्यन ने एक पल सोच और कहा, मैं ऐसे आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे कुछ घंटे दीजिए, मैं घर पर सबको बता दूं कि मैं बाहर जा रहा हूं। गुरुदेव ने भी हाँ मैं जवाब दिया और कहा, ठीक है, मैं 5 घंटे बाद तुम्हें फिर लेने आऊंगा, तब तक तुम अपना सामान पैक कर लेना और घर पर जिसको भी बताना हो बता देना। गुरुदेव ये बोलकर वहां से चले गए। वैसे तो आर्यन को ज़्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि उसके चाचा शंकर कुछ दिन पहले ही आर्यन को ये बोलकर बाहर चले गए थे कि इस बार उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा और कोई आर्यन के घर पर था भी नहीं जिसको आर्यन बताकर जाए। इसलिए आर्यन ने पहले अपने चाचा को फ़ोन करके ये बताया कि वो अपने दोस्त के साथ एक आगे का कोर्स करने के लिए बाहर जा रहा है, पढ़ाई पूरी होते ही वो वापस आ जाएगा। उसके चाचा ने भी हाँ भरी और आर्यन को जाने के लिए बोल दिया। चाचा ने आर्यन को पैसे की चिंता न करने की बात बोली और ये भी कहा कि उसे इस कोर्स में जितने भी पैसे चाहिए उनसे मांग ले। फिर आर्यन ने हाँ में जवाब दिया और फिर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद आर्यन ने कहा, चलो ये काम तो हो गया। फिर आर्यन ने सचिन को भी फ़ोन करके बता दिया कि वो अपने चाचा के साथ बाहर जा रहा है और वहाँ शायद उसका फ़ोन नहीं लगेगा। ऐसा और कोई नहीं था जिसको आर्यन ये बताए कि वो बाहर जा रहा है। दोनों से बात करने के बाद भी आर्यन के पास काफ़ी टाइम था तो वो अपना सामान पैक करने लगा जो है वो लेकर जाने वाला था। लगभग 2 घंटे में ही आर्यन ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और फिर गुरुदेव के आने का इंतजार करने लगा। आर्यन को बचे हुए 3 घंटे 3 महीने जैसे लग रहे थे। आर्यन बैठा घड़ी को ही देख रहा था कि कब उसमें 3 घंटे पूरे हो और गुरुदेव उसे लेने के लिए आए। आर्यन के पास और कुछ करने के लिए था भी नहीं, इसलिए वो बस इंतजार कर रहा था। टाइम पूरा होते ही गुरुदेव आर्यन को लेने के लिए वापस आ गए। जब गुरुदेव ने आर्यन को वहीं बैठकर उनका इंतजार करते हुए देखा तो गुरुदेव ने कहा, लगता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया है और अब तुम जाने के लिए तैयार हो। आर्यन गुरुदेव को देखकर खुश हुआ और कहने लगा, मेरा काम तो 2 घंटे में ही हो गया, पता नहीं मैंने इतना टाइम क्यों बोला था, लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए और मुझे जल्दी से जल्दी अपनी शक्तियाँ वापस कमानी है। आर्यन को पता नहीं था कि उसके साथ वहां पर क्या होने वाला है, इसलिए आर्यन कितना खुश नजर आ रहा था। लेकिन गुरुदेव सब जानते थे कि वहां जाते ही आर्यन वापस आने की बोलेगा। वहां की लाइफ इतनी आसान नहीं होगी जितनी वो समझ रहा है। पल पल उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन अभी गुरुदेव आर्यन को कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने आर्यन को अपने साथ लेकर जाना ही ठीक समझा। इसलिए गुरुदेव ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसके साथ वहां से गायब हो गए। आर्यन ने जाने से पहले अपने एक हाथ में अपना सारा सामान पकड़ लिया था। जब गुरुदेव आर्यन को लेकर वहां से चले तो आर्यन का सर जोरों से घूमने लगा। आर्यन को ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सर दीवार पर दे मारा है या किसी चलती हुई सुपर स्पीड कार की छत पर बैठा है। लगभग 10-12 सेकंड में ही आर्यन एक सफ़ेद से खाली कमरे में पहुंच गया था। वहां जाते ही गुरुदेव ने कहा, हम पहुंच गए हैं, चलो मेरे साथ। फिर गुरुदेव आगे आगे चलने लगे और आर्यन उनके पीछे पीछे। फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही आर्यन की आंखें हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि बाहर का नज़ारा कुछ और ही था। बाहर निकलते ही आर्यन ने देखा कि सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और वहाँ इतनी सफाई नजर आ रही थी कि जितनी उसने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर जगह थी। उस जगह पर ऐसे ऐसे रंग किए हुए थे जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था कि उनको देखते ही रहे, लेकिन आर्यन ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सका क्योंकि गुरुदेव दूसरी ओर जाने लगे और आर्यन को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। लेकिन चलते हुए भी आर्यन उसी जगह को देख रहा था और ये भी देख रहा था कि वहाँ पर क्या क्या है। आर्यन की नज़र एक दीवार पर पड़ी जिस पर काफ़ी तस्वीर लगी हुई थी। आर्यन को लगा ये तस्वीर बड़े लोगों की होगी जो इस तरह यहाँ लगी हुई है। पहले तो आर्यन गुरुदेव से इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने इस बात को छोड़ दिया। कुछ देर बाद गुरुदेव एक कमरे के पास रुके और आर्यन को देखते हुए कहा, अब से जब तक तुम यहाँ हो इस कमरे में रह सकते हो और ये तुम्हारा है अब। फिर गुरुदेव ने कमरे का दरवाजा खोला और आर्यन को अंदर जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद आर्यन कमरे के अंदर गया और देखने लगा कि उसे कैसा कमरा मिला है। आर्यन हैरान तब ज़्यादा हो गया जब उसने अपने काम में लगे हुए एक पिंजरे को देखा। पिंजरा खाली था और ऐसा लग रहा था कि कमरे के साथ ही वो पिंजरा भी बनाया गया हो। फिर आर्यन ने कमरे में अपना सामान रखा और गुरुदेव से पूछा कि ये पिंजरा किस लिए है। गुरुदेव ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, कुछ दिनों में तुम समझ जाओगे, अभी के लिए इतना सोचो, ये पिंजरा तुम्हारे काफ़ी काम आएगा। आर्यन हैरानी से पिंजरे की तरफ देखा और फिर गुरुदेव वहाँ से चले गए। क्या राज है पिंजरे का और क्या क्या देखने को मिलेगा आर्यन को इस जगह पर? चैड गोल्डन बर्ड। महारक्षक मैं अब आगे। गुरुदेव आर्यन को कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। फिर आर्यन पिंजरे के पास जाकर उसको देखने लगता। आर्यन देखा है कि वो पिंजरा बहुत ही मजबूत मेटल से बनाया गया है। आर्यन को ये पता नहीं चलता कि वो पिंजरा उस कमरे में क्यों है। आर्यन सोचता है कि बाद में इसका पता लगा, अभी उसे बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर क्या क्या है। आर्यन अपना सामान कमरे में रखकर बाहर चला जाता है। आर्यन को पिंजरे के अलावा कमरे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी जिसको वो ध्यान से देखे। वैसे तो कैमरा काफ़ी बड़ा था लेकिन उस कमरे में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, इसलिए आर्यन अपना सामान रखकर बाहर चला गया।
इस बार आर्यन के साथ गुरुदेव नहीं थे, इसलिए आर्यन जितनी देर चाहे उतनी देर सब कुछ देख सकता था। इसलिए आर्यन उस बड़ी बिल्डिंग को अच्छे से देखने लगा। लगभग 2 घंटे वहां घूमने के बाद वो उस बिल्डिंग से बाहर आ गया और बाहर जाते ही आर्यन हैरानी से उस जगह को देखने लगा। बाहर का नज़ारा पृथ्वी से कुछ अलग ही था, लेकिन इतना भी नहीं जितना आर्यन सोच रहा था। जैसे जैसे आर्यन वहां घूम रहा था उसकी हैरानी उतनी ही ज़्यादा हो रही थी। जैसे ही आर्यन एक दुकान के पास गया तो इतने में वहां एक बड़ा सा पंछी उसकी तरफ आता हुआ उसको नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो उसको ही पकड़ने आ रहा और पकड़ते ही खा जाएगा। जैसे ही वो पंछी आर्यन के पास आया तो आर्यन एकदम से नीचे बैठ गया और वो पंछी उसी दुकान के पास आपका रुक गया। इतने में उस पंछी के ऊपर से एक लड़का नीचे उतरा और आर्यन को देखकर हंसने लगा। हंसते हंसते उस लड़के ने कहा, लगता है तुम देवग्रह पर पहली बार आए हो इसलिए इतना डर रहे हो, लेकिन डरो मत। इस ग्रह पर ऐसी बहुत सी चीज़ है जिससे तुम डर सकते हो, लेकिन ये उनमें से नहीं है। ये तो मेरी पालतू चिड़िया है जिसे मैंने एक मुकाबले में जीता है। फिर वो लड़का अपनी ही तारीफ करने लगा। आर्यन को उस लड़के से कोई मतलब नहीं था, आर्यन तो बस उस बड़ी सी सुनहरी चिड़िया को देख रहा था। लगभग 5 मिनट तक उस लड़के ने आर्यन को अपने बारे में बताया और फिर दुकान से कुछ सामान लेकर वापस उस चिड़िया पर बैठकर वहां से उड़ गया। उसके जाने के बाद उस दुकानदार ने आर्यन से कहा, लगता है तुम यहाँ नए हो और जो अभी ये लड़का गया है इसका नाम राघव जोशी है। ये अपनी तारीफ करता रहता है। जब से इसको ये चिड़िया मिली है तब से तो ये घमंड में पागल सा हो गया, किसी को कुछ समझता ही नहीं। लगभग यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि ये चिड़िया इसको गलती से मिली थी, ना कि किसी मुकाबले में जीती थी। फिर आर्यन हैरानी से उसे दुकानदार से कहता है, यह इस चिड़िया को अपने पास कैसे रख सकता है, वह भी इतनी बड़ी। फिर दुकानदार कहता है, ये असली नहीं है, उनको सोल बोलते हैं। जब कोई किसी असली जीव को खत्म करता है तो उसके इनाम में उसे जीव की सोल मिल जाती है। तुम इस सोल को इन जीव की आत्मा समझ सकते हो जो उसका ही हुक्म मानती है, जो इनको मारता है। वैसे मैं तुमको जानता तो नहीं हूँ, फिर भी एक सलाह देता हूँ, तुम यहाँ घूमने से पहले देवग्रह के नियम और यहाँ की चीज़ों की किताब पढ़ लो, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या कैसे होता है। और इस लड़के के पास ये सुनहरी चिड़िया कैसे थी, ये अच्छे से उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है और तुम कैसे किसी जीव की सोल हासिल कर सकते हो। जब आर्यन ये बात सुनता है कि वो भी ऐसी चिड़िया हासिल कर सकता है तो फिर वो उस दुकानदार से पूछता है कि आपके पास वो किताब है तो मुझे वो पढ़ने के लिए दे दो, उसकी कीमत जो भी होगी मैं आपको बाद में दे दूंगा। इस पर वो दुकानदार कहता है, मेरी तो खाने पीने की दुकान है, तुम्हें किसी बड़े आदमी से मदद मांगनी चाहिए, वो तुमको इस बारे में अच्छे से समझा देंगे और तुम्हें पढ़ने के लिए वो किताब भी दे सकता है। फिर आर्यन सोचता है ऐसा कौन बड़ा आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है। फिर उसको गुरुदेव याद आते हैं। आर्यन उस दुकानदार से पूछता है, क्या गुरुदेव के पास वो किताब होगी। इस पर वो दुकानदार आर्यन को ऐसे देखा है जैसे उसके सर पर 2 सिंग उगाए हो। वो दुकानदार कहता है, मैं बड़े आदमी से बोल रहा था, मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ के सबसे ताकतवर और बड़े आदमी के पास ही जाओगे। तुम जानते भी हो गुरुदेव को अगर वो ना हो तो ये ग्रह कब का खत्म हो जाए। उन्हीं ने तो ये किताब लिखी है जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो तुमको बताने के लिए मान जाए तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं जो किताब में है ही नहीं और वो तुम्हें ज़्यादा काम आएगी, लेकिन मुझे पता है तुम गुरुदेव तक नहीं जा सकते, इसलिए किसी और से मदद मांग लो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। फिर वो दुकानदार अपने काम में लग जाता है और आर्यन वहां से आगे निकल जाता है। चलती हुई आर्यन यही सोच रहा था कि गुरुदेव इतने बड़े आदमी हैं और वो किताब भी इन्होंने लिखी है, मुझे पता है मुझे वो सब बता देंगे क्योंकि वही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मुझे उनसे पूछना चाहिए, ज़्यादा नहीं कुछ तो बताएंगे ही और मैं उनसे वो किताब भी मांग लूंगा। ये सोचकर आर्यन वापस उस बिल्डिंग की ओर जाने लगा जहाँ पर उसका कमरा था, क्योंकि वहीं से वो गुरुदेव से मिल सकता था। जैसा उस दुकानदार ने कहा उस हिसाब से आर्यन को थोड़ा डर भी था कि गुरुदेव उसको कुछ बताएंगे या नहीं, क्योंकि जब पहली बार आर्यन ने पिंजरे के बारे में पूछा तो गुरुदेव ने और उससे ये कहा कि खुद पता लगा लो, और क्या पता अब भी वो यही बोल कि इस बारे में खुद पता लगाओ, क्योंकि गुरुदेव आर्यन को इसीलिए लाए हैं ताकि वह खुद से अपने आप को साबित कर सके। और आर्यन भी यही सोचकर यहाँ आया था। क्या राज है इस देवग्रह का और क्या गुरुदेव आर्यन को कुछ बताएंगे या आर्यन को खुद पता लगाना होगा। उद्धरण चिन्ह चनाइन पावर ऑफ द एनिमल क्रिस्टल। महारक्षक मैं अब आगे। आर्यन जब सुनहरी चिड़िया को देखा है तो वो भी उससे पाना चाहते हैं, इसलिए आर्यन जल्दी से गुरुदेव से मिलने के लिए जाता है। जब आर्यन उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसे गुरुदेव कहीं नहीं मिलते। उसके बाद आर्यन उस बिल्डिंग में 2 घंटे तक घूमता रहता है। घूमते हुए आर्यन को गुरुदेव नजर आ ही जाते हैं। गुरुदेव इस वक्त एक कमरे में थे, जो कमरा आर्यन के कमरे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा और काफ़ी कुछ सामान से भरा हुआ था। फिर आर्यन गुरुदेव को आवाज़ देता है और कमरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही कमरे के अंदर जाता तो आर्यन को एक गुर्राने की आवाज़ आती है। इतने में आर्यन की नज़र वैसे ही पिंजरे पर पड़ती है जो उसके कमरे में बना हुआ था, लेकिन ये पिंजरा उस वाले से बड़ा और मजबूत लग रहा था। लेकिन इस पिंजरे में एक गोरिल्ला था जो आर्यन की एकदम से कमरे में आते हुए देख घुरा रहा था। ऐसा लग रहा था वो पिंजरा तोड़ ही देगा। इतने में गुरुदेव कहते हैं, डरो मत, ये इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकता, तुम अंदर आ जाओ। फिर आर्यन उस गोरिल्ले को देखते देखते गुरुदेव की तरफ जाने लगता है। गुरुदेव के पास जाते ही गुरुदेव आर्यन से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, कुछ काम था क्या। आर्यन गुरुदेव के पास जाने के बाद गुरुदेव को देखते हुए कहते हैं, मुझे इस देवग्रह के बारे में सब जानना है। मैंने अभी कुछ देर पहले बाहर एक लड़के के पास एक उड़ने वाली चिड़िया देखी जो कि काफ़ी बड़ी थी, और किसने बताया कि यहाँ पर कोई भी इन जीव जंतुओं को रख सकता है। मुझे जानना है ये कैसे है और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं, ये पृथ्वी नहीं है, ये देवग्रह है, इसलिए यहाँ पर ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ है। तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने आते ही मुझसे उस पिंजरे के बारे में पूछा था। हम उस पिंजरे में बाहर से लाए हुए किसी जीव को रखते हैं और उसे एनर्जी लेते हैं, जिससे बाद उसके क्रिस्टल से हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ मिल सके। इतने में आर्यन गुरुदेव को बीच में रोकते हुए कहता है कि ये क्रिस्टल क्या है।
फिर गुरुदेव आर्यन को बताने लगते हैं कि क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी तरह के हथियार मिल सकते हैं। ये क्रिस्टल इन जीव के अंदर होते हैं। जब कोई किसी जानवर को मरता है तो इनका दिल एक क्रिस्टल में बदल जाता है और इस क्रिस्टल को खोलने पर हमें हमारे हथियार मिल जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो हमें उसे जीव की सोल भी मिल जाती है, लेकिन सोल मिलन काफ़ी मुश्किल होता है। जब गुरुदेव आर्यन को इतना कुछ बता देते हैं फिर भी आर्यन के कुछ समझ में नहीं आता तो आर्यन गुरुदेव से कहता है किस तरह की हथियार आपको इन क्रिस्टल से मिलते हैं। फिर गुरुदेव अपने दोनों हाथ खोलते हैं और अचानक से उनके ऊपर एक काला और सफ़ेद कवच आ जाता है और हाथ में एक सुनहरा भाला और दूसरे हाथ में एक खंजर। हथियार और कवच आने के बाद गुरुदेव आर्यन से कहते हैं ये देखो, हम इन क्रिस्टल से ये मिलता है। वैसे ये हमारे हाथ में तो नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कुछ बना सके, ये अपने आप उसे जीव पर निर्भर करता है कि वो कैसा है। ये जीव 5 लेवल के होते हैं और हर लेवल पर उनकी ताकत बढ़ती है और इनसे मिलने वाले हथियार की भी। जब आर्यन के सर से सारी बात ऊपर से जाती है तो गुरुदेव उसको समझने के लिए उस गोरिल्ले की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये गोरिल्ला लेवल 2 का है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमें कैसे कुछ इनसे मिलता है। फिर आर्यन हाँ मैं जवाब देता है और गुरुदेव क्या कर रही है वो देखने लगता है। आर्यन देखता है कि गुरुदेव अपने भाले को तेजी से उस गोरिल्ला के सीने में मार देते हैं जिससे वो गोरिल्ला चखने लगता है। फिर गुरुदेव वो खंजर उस गोरिल्ला के सर में मार देते हैं जिससे कुछ ही देर में वो गोरिल्ला मर जाता है और आर्यन देखा है कि गुरुदेव के हाथ पर भी एक निशान है जो अब चमकने लगा है। फिर गुरुदेव वो पिंजरा खोलते हैं और उस गोरिल्ला के सीने को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल देते हैं। वो दिल एक पत्थर जैसा नजर आ रहा था लेकिन काफ़ी चमकीला था। फिर गुरुदेव आर्यन के पास आते हैं और वो क्रिस्टल जो एक पत्थर जैसा दिख रहा था उसे तोड़ देते हैं। अपने हाथों से तोड़ते ही वो क्रिस्टल चूर चूर हो जाता है और उसकी राख हवा में मिल जाती है। आर्यन हैरानी से पहले गुरुदेव को और फिर उसे मरे हुए गोरिल्ला को देखा है जिसे अभी अभी गुरुदेव ने मार दिया और उससे कुछ नहीं। इतने में गुरुदेव अपने हाथ में काली तलवार पकड़े हुए नजर आते हैं। गुरुदेव आर्यन की तरफ वो तलवार करते हैं और कहते हैं ये देखो, इसको मरने पर मुझे अभी ये मिली है। ये तलवार ताकत में लेवल 2 पर है। फिर गुरुदेव वो तलवार हवा में घूमने लगते हैं। आर्यन सोचता है एक हथियार के लिए गुरुदेव ने एक जानवर को इस तरह से मार दिया। जब आर्यन सोच ही रहा होता है इतने में गुरुदेव कहते हैं मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम ऐसे हथियार न लें तो आने वाले खतरे से हम नहीं लड़ सकते और मैं तुमको भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी ऐसा ही करना सीख लो और जल्दी से जल्दी मजबूत बना। अगर तुम मजबूत बनोगे तो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिलने लगेगी। अभी तुम लेवल 1 पर हो, जब तक तुम लेवल 3 पर नहीं आते तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं मिलेगी और तुम्हें मजबूत बनने के लिए इन जानवर को मारना ही होगा और उनके क्रिस्टल से हथियार भी बनाना होगा। क्या आर्यन किसी जानवर को मारेगा और क्या बताए गए गुरुदेव आर्यन को? चेट एंड द सीक्रेट्स ऑफ द देव प्लैनेट। महारक्षक मैं अब आगे। गुरुदेव अपने कमरे में गोरिल्ला को मारकर उसके क्रिस्टल से हथियार बनाते हैं लेकिन आर्यन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव उसे कहते अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ऐसा करना होगा, नहीं तो यहाँ के लोगों से तुम नहीं बच पाओगे, दुश्मनों की तो दूर की बात। लेकिन आर्यन की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती ऐसा कुछ सोचने की भी। उसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था और वो आग भी गलती से लगी थी जिसकी सजा उसे मिली। अगर आर्यन को पता होता कि ऐसी आग लग सकती है तो वो उस शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे उस गलती की वजह से उसकी शक्ति चली गई। आर्यन ये सोच के तो आया था कि अब वो यहाँ के सारे टास्क पूरी करके अपनी शक्तियाँ वापस हासिल करेगा और सबसे ऊंची पोजीशन पर जाएगा, लेकिन गुरुदेव को ऐसा करते हुए देखा आर्यन ने वो सब करना छोड़ दिया। आर्यन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो रही थी कि वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी। जब गुरुदेव आर्यन के चेहरे पर एक घबराहट देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अभी आर्यन क्या सोच रहा है और गुरुदेव ये भी जानते थे कि आर्यन ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन गुरुदेव को ये भी पता था अगर आर्यन ने ऐसा नहीं किया तो आगे जाकर उन पर और इस देवग्रह पर जो खतरा आएगा उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव आर्यन को हर तरह समझने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव आर्यन से कहते हैं चलो मैं तुम्हें वो बात करता हूँ जो शायद ही किसी और को पता होगा। मैं तुम्हें इस देवग्रह के कुछ राज बताता हूँ, इसके बाद शायद तुम्हारी सोच बदल जाए और आगे क्या हो सकता है वो भी जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर आर्यन अपनी घबराई हुई आंखों से गुरुदेव की तरफ देखने लगता है। वैसे तो आर्यन में काफ़ी हिम्मत थी पर अचानक से ऐसा कुछ किसी के साथ भी हो तो वो घबराहट अपने आप हो जाती है और वही घबराहट आर्यन की आंखों में दिखाई दे रही थी। फिर गुरुदेव अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और अपने कमरे में से एक किताब निकलते हैं जो कि पूरी काले रंग की थी और उससे पर वही निशाना बना हुआ था जो आर्यन उनके हाथ पर है और वो निशान किताब पर भी चमकीले रंग में बनाया गया था। फिर गुरुदेव वो किताब आर्यन के सामने रखते हैं और कहते हैं देखो, जब मैंने तुमसे शक्ति ली उस टाइम में गुस्से में था और बाद में मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सब बात कर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। आज ही हजारों साल पहले जब इस देवग्रह पर पहली बार हमारे पूर्वज आए थे तब से आज तक काफ़ी तरक्की हमने कर ली, लेकिन कुछ 100 साल पहले ही हमसे ही एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से अब हमारा ग्रह और पृथ्वी भी खतरे में है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकती, तुम हमारा सबसे बड़ा हथियार बनोगे जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अगर तुमने हार मान ली तो वो लड़ाई जितना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आर्यन पूछता है ऐसा क्या हुआ था 100 साल पहले जिसकी वजह से आप इतना डर रहे हो? फिर गुरुदेव एक लंबी सांस लेते हैं और आर्यन को बताना शुरू करते हैं आज से 100 साल पहले हमने तरक्की करनी शुरू की थी। उस टाइम हमने ऐसे ऐसे आविष्कार किया जो हमारे लिए काफ़ी मददगार थे। उसमें से ही एक गलत आविष्कार हो गया जिसकी वजह से हम जैसे ही म्यूटेंट लोग बन गए जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। उनके सोचने समझने की शक्ति भी हमसे
कई गुना आगे थी। हमने उनको मानव नाम दिया क्योंकि वो थोड़े जानवर जैसे दिखते थे और बाकी इंसान जैसे। पहले तो वो हमारी मदद करते गए और अपने आप को बढ़ते गए। एक टाइम जब हमें लगा कि ये हम पर हावी हो रहे हैं तो ये सभी इस ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर चले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किया जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन म्यूटेंट लोगों ने अपनी एक सेना बना दी जो कि हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर थी और उनके हथियार हमसे ज़्यादा एडवांस। इसके बाद गुरुदेव एक पल के लिए रुकते हैं और फिर आगे बताते हैं ये सेना भी 5 लेवल में बांटी गई है, लेकिन हम उनकी लेवल 1 और लेवल 2 सेना से भी ठीक से नहीं लड़ सकते, तो हम उनकी लेवल 5 की सेना को कैसे रोकेंगे। वो सब पल पल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की। आर्यन मानव की ताकत के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि वो कितने शक्तिशाली होंगे जिससे यहाँ के सभी लोग इतना डर रहे हैं, लेकिन आर्यन को अपने ग्रह पृथ्वी की भी चिंता थी और किसी भी हालत में उसे ग्रह पर कोई खतरा नहीं आना देना चाहता था। इसलिए आर्यन सोचता है कि कुछ भी हो अब वो अपने आप को इतना मजबूत बनाएगा जिससे वो इस मानव की सेना को रोक सके और अपनी दुनिया को बचा सके, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर गुरुदेव आर्यन का बताते हैं इसीलिए हमने इन जीवों से हथियार लेना शुरू किया और जिस लेवल का जीव होगा उतना ही शक्तिशाली हथियार भी होगा, इसलिए हमने ये काम शुरू किया और अब इस देवग्रह के सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि वो बड़े से बड़े जीव को हरा के उनका हथियार ले। लेकिन हर जीव हमें हथियार तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे हमें ऊर्जा जरूरी मिलती है जिससे हम अपनी लेवल को ऊपर कर सकते हैं और एक एक लेवल करके इतनी मजबूत बन सके जिससे हम उनको हरा सके। तुम चाहो तो अपने हाथ के निशान को छूकर पता कर सकते हो, तुम्हें बस निशान को छूकर सोचना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस लेवल पर हो, गुरुदेव आर्यन से कहते हैं। फिर आर्यन अपने हाथ के निशान को छूटा है और उसकी आंखों के सामने वही नीली स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसका नाम और उसके आगे लेवल 1 लिखी होती है। नीचे उसमें कोई शक्ति या कोई हथियार के बारे में कुछ नहीं होता और बाकी स्क्रीन खाली नजर आती है। फिर आर्यन उस स्क्रीन को हटा देते हैं। क्या आर्यन इस देवग्रह के राज के बाद अपने आप को इस काबिल बन पाएगा जैसे वो मानव की सेना को हरा सके? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 11 ब्लैक बैट्स। गुरुदेव आर्यन को सारी बात समझा देते हैं। उसके बाद आर्यन गुरुदेव से कहता है ठीक है मैं मजबूत और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे इस जगह पर सब जैसा होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। महारक्षक मैं अब आगे। फिर गुरुदेव हाँ में जवाब देते हैं और वो किताब आर्यन के हाथ में रखते हुए कहते हैं इसको बाद में पढ़ लेना और पढ़ने के बाद मुझे वापस कर देना। फिर आर्यन हाँ में जवाब देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अभी आर्यन का वो किताब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आर्यन वही सोच रहा था जो कुछ देर पहले गुरुदेव ने बताया था, इसलिए आर्यन अपने मन को शांत करने के लिए अपने कमरे से बाहर चला जाता है। आर्यन के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था, इसलिए आर्यन धीरे धीरे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब आर्यन बाहर घूम रहा था तो उसके सामने वही लड़का आ गया जिसके पास सुनहरी चिड़िया थी और उसके पीछे उसके कुछ और दोस्त भी थे। वो लड़का आर्यन से कहता है मेरा नाम राघव जोशी है। उस लड़के को अचानक से अपने सामने देखकर आर्यन एक पल के लिए शौक हो जाता है। फिर आर्यन उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम आर्यन शर्मा है और मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। ये तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम यहाँ पहली बार आए हो, नहीं तो तुम मेरी चिड़िया से नहीं डरते, राघव आर्यन से कहता है। उसके बाद आर्यन राघव की तरफ देखा है पर कुछ कहता नहीं। जब आर्यन कुछ नहीं बोलना तो राघव आगे कहता है तुम यहाँ नए हो तो तुमने अभी तक किसी का शिकार भी नहीं किया होगा। हम अभी काले चमगादड़ों को मरने जा रही है। हमने पता किया है कि वहाँ लेवल 1 या लेवल 2 के ही प्राइमरी चमगादड़ है। आर्यन को इतना तो समझ में आ गया था कि 5 लेवल के ये जानवर होते हैं, पर अभी इसमें प्राइमरी क्या है ये नहीं पता है। इसलिए आर्यन सोचता है कि रास्ते में उनसे थोड़ी बहुत और बातें पूछ लेगा, इसलिए आर्यन उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है और फिर वो सभी आर्यन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब एक पहाड़ी इलाके में आ जाती है। आर्यन चलते चलते थक जाता है क्योंकि वे 8 घंटे से लगातार चल रहे थे। आर्यन चलते हुए राघव से पूछता है और कितनी दूर हमें जाना है। फिर राघव आर्यन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है अभी से थक गए, शायद तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी थोड़ी लेवल को ऊपर करना चाहिए जिससे तुमको थकान कम होगी। ये बोलकर राघव आगे चलने लगता है। फिर आर्यन राघव से एक बार और पूछता है कि तुमने कहा था वो प्राइमरी चमगादड़ है, ये प्राइमरी क्या होते हैं? जब तक हम पहुंचते हैं तो मुझे यही बता दो। राघव हाँ मैं जवाब देता है और कहता है सुनो, जैसे इन जीवों को हमने 5 लेवल में बांटा है वैसे ही हर 1 लेवल में 3 तरह के जीव होते हैं, पहले प्राइमरी, दूसरे म्यूटेंट और तीसरे डेविल ब्लड, और इन सब में सबसे कमजोर प्राइमरी होते हैं और अभी हम उनसे ही लड़ने जा रहे हैं। लगभग एक दिन चलने के बाद वो सब एक गुफा के सामने आकर रुक जाते हैं। राघव कहता है वो चमगादड़ इसी गुफा के अंदर है, अब हमें ये सोचना है कि कौन क्या करेगा। फिर राघव सबको एक एक काम बताता है कि किसको क्या करना है। राघव कहता है 2 लोग यहाँ बाहर गेट पर खड़े होकर चमगादड़ों को बाहर निकलने से रोकेंगे और बाकी के हम अंदर जाकर उनको बाहर की तरफ निकलेंगे। तुम दोनों दरवाजे पर एक बड़ी आग लगा देना। जैसे ही वो चमगादड़ बाहर की तरफ आने लगे, वो इतने मजबूत नहीं और उनके पंख भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उनमें आग जल्दी लगेगी। राघव कहता है आर्यन तुम नए हो इसलिए बाहर विकी के साथ रुको, जब हम बोले तब आग लगा देना। और उसके बाद राघव अपने 3 दोस्तों के साथ अंदर की ओर चला जाता है। फिर विकी आर्यन से कहता है जल्दी हाथ चलाओ, यहाँ पर हमें आग लगानी है, उसकी तैयारी शुरू करो। वो चमगादड़ कभी भी बाहर आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो भी आपका सामान लाए हैं वो रखना शुरू करो। फिर आर्यन और विकी मिलकर गुफा के गेट पर आग का सामान रख देते हैं। अब बस उनकी आग लगाने की देर है और पूरे गेट पर आग ही आग होगी। फिर विकी और आर्यन अपने हाथों में मसाला पड़कर उसे जला लेते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब वो चमगादड़ बाहर निकले और कब वो आग लगा दे, लेकिन काफ़ी देर तक एक भी चमगादड़ बाहर नहीं आता। तो विकी आर्यन से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमें पक्की खबर मिली थी कि यहाँ पर 1 और 2 लेवल के ही चमगादड़ होंगे। मेरे दोस्तों को अंदर कुछ हो तो नहीं गया, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। फिर विकी आर्यन को वो मिसाल पकड़ता है और कहता है अब आग लगाने का काम तुम्हारा है, मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्तों की चिंता हो रही है। आर्यन कहता है अगर चमगादड़ों ने उन चारों को कुछ किया
होगा तो फिर तुम पर भी हमला कर सकते हैं, तुम उनसे कैसे बचोगे? इतने में आर्यन हैरान हो जाता है क्योंकि विकी के शरीर पर एक हल्के नीले रंग का कवच आ जाता है जो देखने में काफी मजबूत लग रहा होता है और विकी के हाथ में एक भाला भी होता है। इसके बाद विकी जल्दी से अंदर की ओर चला जाता है, लेकिन विकी को काफी दूर जाने के बाद भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इतने में विकी को उनके चिल्लाने की आवाज में आने लगती है, ऐसे लगता है कि अंदर कोई लड़ रहा हो। इतने में विकी देखा है कि उसकी तरफ भी एक चमगादड़ों का बड़ा सा ग्रुप आ रहा है। विकी उनसे बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वे चमगादड़ वहीं पर उड़ने लगते हैं और विकी पर हमला करने लगते हैं। क्या ये चमगादड़ विकी को भी मार देंगे? कैसे बचाएगा आर्यन अपने इन नए दोस्तों को? उद्धरण चिन्ह च 12 फ्लैट कौन करेगा? उन काले चमगादड़ों ने विकी पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन विकी के कवच के कारण उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ उनके हमले का। इतने में विकी की तरफ आग के कुछ छोटे छोटे गोले आए जिससे वो चमगादड़ विकी से दूर चले गए। विकी ने जब देखा कि क्या हुआ तो उसे उसकी तरफ आते हुए उसके दोस्त दिखाई दिए। उनमें सबसे आगे राघव था जिसके एक हाथ में मार्शल थी और दूसरे हाथ में कुछ गोले थे जिन पर वो आग लगाकर फेंक रहा था। महारक्षक, मैं अब आगे। विकी अपने दोस्तों को देखकर काफी खुश होता है और फिर वो खड़ा हुआ और चमगादड़ों से लड़ने लगता है। देखते ही देखते चमगादड़ वहां से भागने लगी है। वो चमगादड़ बाहर की तरफ जा रहे थे। इतने में राघव ने विकी से पूछा, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर इनको रोकने वाला कौन है? क्या तुमने ये सारा काम आर्यन को सौंप दिया? तुम जानते हो वो अभी आए हैं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब जल्दी चलो। फिर राघव जल्दी जल्दी गुफा की बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन वो इतना तेज नहीं था कि चमगादड़ से पहले उस गुफा से बाहर निकल सके, क्योंकि वो पहले ही काफी आगे निकल चुके थे। इसलिए वो कितनी भी कोशिश कर ले उनसे पहले वो बाहर नहीं निकल सकता था। राघव इस वक्त अपनी चिड़िया को भी नहीं बुला सकता था क्योंकि वो गुफा इतनी बड़ी नहीं थी जिसमें वो चिड़िया उड़ सके। इसलिए राघव ने जल्दी से बाहर भागकर जाना की चीख समझा। भागते हुए राघव सोच रहा था कि आर्यन कुछ कर ले, उसे साथ लाना फायदे का सौदा हो, लेकिन राघव को डर भी था कि एक नया लड़का क्या ही करेगा, क्योंकि जब राघव पहली बार यहाँ आया था तो काफी टाइम तक किसी का शिकार नहीं कर पाया था, ऐसे जानवरों से डरता था। लेकिन अब सब बदल गए, राघव को आए हुए काफी साल हो गए, इसलिए राघव को इन सब की अब आदत हो गई है। वैसे तो राघव घमंडी था, पर वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते थे, इसलिए राघव को आर्यन की चिंता भी हो रही थी कि उसके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई कवच जिससे वो उन चमगादड़ों से बच सके। राघव यही सोचता हुआ बाहर की ओर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब आर्यन ने अपनी तरफ आते इतने सारे चमगादड़ों को देखा तो वो घबरा गया। उसने ऐसे चमगादड़ नहीं देखे थे, वे 3 गुना बड़े लग रहे थे। ऐसा लग रहा है एक पल में किसी को भी मार देंगे। फिर आर्यन को गुरुदेव की बात याद आ गई, अगर वो मजबूत नहीं बना तो दोनों ग्रह खत्म हो जाएंगे। वैसे तो आर्यन इस ग्रह पर अभी अभी आया था, इसलिए उसे इस ग्रह की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसे पृथ्वी की बहुत चिंता थी और वो किसी भी हालत में पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहता था। इसलिए आर्यन ने खुद से कहा, जल्दी सोच आर्यन, जल्दी सोच, मुझे क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने फैसला ले लिया और फिर दोनों मार्शल उस जगह फेंक दी जहां पर वो जाल बिछाया हुआ था। देखते देखते पूरी गुफा के मुंह पर आग ही आग हो गई और जो भी चमगादड़ बाहर आ रहा था उसके पंख जलते हुए जा रहे थे और थोड़ी दूर जाते ही वह नीचे गिर रहे थे। आर्यन ने देखा कि उन चमगादड़ों में से कोई भी चमगादड़ मरा नहीं है, बस उनके पंख जल गए हैं जिस वजह से वह उड़ नहीं पा रहे और नीचे गिर गए हैं। अभी आर्यन के पास और कोई हथियार भी नहीं था जिससे वो उनको मार सके, इसलिए आर्यन गुफा के गेट की आग बुझाने का इंतजार करने लगा जिससे उसके दोस्त बाहर आए और उन चमगादड़ों को मार दे। आर्यन को नहीं पता था कि इस काम के बदले उसे क्या इनाम मिलेगा। वो तो राघव ऐसे ही आर्यन को अपने साथ ले आया था, लेकिन अब जब आर्यन ने इन चमगादड़ों को भगाने से रोका है तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन जैसा उस दुकानदार ने कहा कि राघव एक घमंडी लड़का है, तो आर्यन को लग नहीं रहा था कि उसे इस काम के बदले कुछ मिलेगा। इसलिए आर्यन यही सोच के यहाँ आया था कि उसे बस कुछ सीखने को मिल जाए जो उसे आगे जाकर काम आए। उसे इस काम के बदले किसी इनाम का लालच नहीं था। जब राघव ने देखा कि गुफा के गेट पर आग लगी हुई है तो वो एक बार के लिए शांत हो गया और मन ही मन आर्यन को बधाई देने लगा, क्योंकि राघव को लग नहीं था कि आर्यन अकेला ये सब कर पाएगा, लेकिन आर्यन ने कर दिखाया। अब बस राघव को आग बुझाने का इंतजार था। इतने में आर्यन की नज़र उन चमगादड़ों पर पड़ती है जो नीचे गिरे हुए थे। नीचे गिरने पर भी वे तेजी से अलग अलग जगह पर जा रही थी। फिर आर्यन ने चलाते हुए राघव को बताया कि ये चमगादड़ अलग अलग जगह पर भाग रहे हैं। ये सुनने के बाद तो राघव विकी पर चलते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी अंदर आने की? अगर तुम अभी बाहर होते तो उनको भागने से रोक लेते और उनको मार देते। हम अभी पहाड़ी इलाके में हैं, इसलिए इन चमगादड़ों के पास छुपाने के लिए यहाँ काफ़ी जगह है। अगर ये एक बार छुप गए तो हम इनको नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब विक्की को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अंदर आ गया। अगर अब सभी चमगादड़ भाग गए तो इस मिशन के फेल होने का जिम्मा मुझ पर ही लगेगा। इसलिए विक्की सोचने लगा और राघव से कहा, अगर हम आर्यन को कोई हथियार दे दे तो वो उनको भगाने से रोक सकता है और उनको मार सकता है। राघव को भी ये बात ठीक लगी, इसलिए उसने अपना भाला गुफा के बाहर फेंक दिया और चिल्लाते हुए आर्यन से कहने लगा, इस भाले को उठाओ और एक एक कर इन सभी चमगादड़ को मारना शुरू करो। वो भागने नहीं चाहिए, तुम ये कर सकते हो, बस अपने आप पर हिम्मत रखो। फिर आर्यन ने वो भाला उठाया और उन भागते हुए चमगादड़ों को देखने लगा। अब क्या आर्यन उन चमगादड़ों को मारेगा या वो भाग जाएंगे, ये जानना काफी मजेदार होगा कि क्या होता है। 13 पत्थर दिल। आर्यन ने वो भाला उठा तो लिया था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी भी चमगादड़ों पर वार करने की। महारक्षक, मैं अब आगे। आर्यन वो भाला लेकर एक नीचे गिरे हुए चमगादड़ों के पास गया और जैसे ही आर्यन ने उस चमगादड़ की तरफ वो भाला मरने के लिए उठाया तो आर्यन ने वो भाला बीच में ही रोक दिया और नीचे गिरे हुए चमगादड़ों को देखने लगा। उन चमगादड़ों को देखते हुए आर्यन ने खुद से कहा, मैं किसी हथियार के लिए किसी जानवर को नहीं मार सकता, मैं ऐसा नहीं हूं और मैं इन शक्तियों के लिए क्या बनता जा रहा हूं।
वहीं दूसरी ओर गुफा के अंदर विक्की राघव से कहता है, ये लड़का पागल हो गया क्या, ये कर क्या रहा है, ये जनता नहीं है क्या, ये कितनी खतरनाक जानवर है, उन्हें ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक बार ये ठीक हो गए तो ये सबको मार देंगे, कुछ करो राघव कुछ करो, उसे कहो उस मारे तुम ही उसे साथ लेकर आए थे, अब तुम ही उसको समझाओ। राघव हाँ में सर हिलता है और चिल्लाते हुए आर्यन से कहता है, आर्यन तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का। मैं जानता हूँ कि पहली बार में ये करना मुश्किल होगा लेकिन तुमको ये करना होगा। गुफा की आग बुझने में कुछ देर और लगेगी, उससे पहले ही ये चमगादड़ ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको नहीं मार पाएंगे, इसलिए जल्दी से उनको मारो। राघव हाँ में सर हिलता है और चिल्लाते हुए आर्यन से कहता है, आर्यन तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का। मैं जानता हूँ कि पहली बार में ये करना मुश्किल होगा लेकिन तुमको ये करना होगा। गुफा की आग बुझने में कुछ देर और लगेगी, उससे पहले ही ये चमगादड़ ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको नहीं मार पाएंगे, इसलिए जल्दी से उनको मारो। इस वक्त आर्यन के हाथ कांप रहे थे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भला उस चमगादड़ के सीने में मार दे। दूसरी ओर उस चमगादड़ का जला हुआ हिस्सा ठीक होने लगा था, ये देखकर राघव और घबराने लगा और घबराते हुए आर्यन को उससे मरने की रिक्वेस्ट करने लगा। राघव के साथ साथ बाकी के लोग भी आर्यन को यही बोल रहे थे क्योंकि वे जानते थे अगर अभी इनको नहीं मारा गया तो इतनी दूर आने का और इतनी मेहनत करने का उनको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो चाहते थे कि आर्यन उनको मारे ताकि उनको कुछ तो हासिल हो। आर्यन राघव की ओर देखते हुए कहता है, मैं उनको नहीं मार सकता, आज से पहले मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को मार सकूं, ये काम तुम सभी करो। राघव आर्यन को हिम्मत देते हुए कहता है, तुम ये मत सोचो कि ये जानवर है, ये कोई जानवर नहीं है, ये एक एलियन है, इसीलिए इनके अंदर से हमें काफ़ी कुछ मिलता है। तुम ही सोचो अगर ये जानवर होता तो इसे हमें कैसे कुछ मिल पाता, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या सोच कर आए हो, लेकिन मैं यहाँ यही सोच कर आया हूँ कि मुझे ताकतवर बना है और अपने ग्रह को बचाना है, इसके लिए मुझे पत्थर दिल ही क्यों ना बनना पड़े, और अब तुम्हें भी पत्थर दिल बना होगा। फिर आर्यन को गुरुदेव की कही हुई एक एक बात याद आने लगती है। उसके बाद आर्यन सोचता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में मेरे ग्रह पर खतरा आएगा और मैं उसको नहीं रोका पाऊंगा, इसलिए किसी भी कीमत पर मुझे ये करना ही होगा। आर्यन भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उस चमगादड़ के सीने में वो भाला मार देता है। भाला लगते ही बैंगनी रंग का खून उस चमगादड़ के सीने से निकलने लगता है। चमगादड़ के मरने के तुरंत बाद आर्यन के हाथ का निशान भी चमक जाता है और आर्यन के कानों में एक नई की आवाज़ आती है, लेवल 1 प्राइमरी चमगादड़ मारा गया, आप इसका क्रिस्टल निकाल सकते हैं। जहां आर्यन उस आवाज को सुन रहा था वहीं बाकी गुफा के अंदर सभी के चेहरों पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। राघव अपने मन बोलता है, अपना पहला शिकार मुबारक हो आर्यन। राघव के बाकी साथी चिल्लाते हुए आर्यन को बाकी के चमगादड़ों को मरने के लिए कहने लगते हैं। अब तो उनको भी एक उम्मीद हो गई थी कि अब आर्यन उन घायल चमगादड़ों को मार सकता है और इसके बाद उनको उनका इनाम मिल जाएगा। एक चमगादड़ के मरने के बाद वहां पर जितने भी चमगादड़ थे वो अलग अलग जगहों की भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देख आर्यन जल्दी से वो भाला उस चमगादड़ के सीने से निकलता है और दूसरे चमगादड़ की ओर जाकर उसके सीने में वो भाला उतार देता है। एक के बाद एक करके आर्यन उन सभी चमगादड़ों को मारता जा रहा था और हर चमगादड़ के मरने के साथ आर्यन के कानों में वही आवाज़ आती जो पहले आई थी। कभी वो लेवल 1 के मरने के बारे में बताती तो कभी लेवल 2 के। आर्यन तो उस आवाज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि आर्यन को उस आवाज़ के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो आवाज़ किसकी है और वो उसे क्यों ये सब बता रही है। आर्यन तो बस अपने दिल को पत्थर का करके उन सभी चमगादड़ों को एक एक करके मारे जा रहा था। आर्यन के दिमाग में बस अपने आप को मजबूत बनाने हैं और अपने ग्रह की रक्षा करने के बारे में ही चल रहा था। देखते ही देखते आर्यन ने काफ़ी चमगादड़ों को मार दिया। ये देखकर कि वहाँ कितने चमगादड़ मर गए हैं, गुफा के अंदर सभी खुशी हो रहे थे और आराम से आर्यन को उनको मारते हुए देख रहे थे। वैसे तो काफ़ी चमगादड़ पहले ही वहां से भाग गए और कुछ चमगादड़ ठीक होने की वजह से वहां से उठ गए, लेकिन अभी भी कुछ नीचे गिरे हुए थे जो आर्यन के भाले से नहीं बच पा रहे थे। लगभग सभी चमगादड़ को मारने के बाद आर्यन राघव की तरफ देखने लगता है। अब गुफा की आग भी कम होने लगी थी और वो कभी भी शांत हो सकती थी। वहां पर और कोई चमगादड़ भी नहीं था जिसको आर्यन मार सके। जैसे ही आग बुझाने के बाद वो सभी आर्यन के पास आते हैं तो सभी को एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सभी उस ओर देखते हैं जहां से वो आवाज़ आई थी तो उनको अपनी तरफ एक 10 फुट का चमगादड़ जो लाल और काले रंग का नजर आ रहा था उनकी तरफ तेजी से आता हुआ उनको नजर आता है। ये देखते ही सभी घबरा जाते हैं। राघव सबको अलर्ट करते हुए कहता है, वो एक डेविल चमगादड़ है, भागो यहाँ से। च14 सुपर गर्ल। जब सब ने डेविड चमगादड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो भागना शुरू कर दिया। राघव ने भागते हुए कहा, अभी हम इसे नहीं लड़ सकते क्योंकि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए अभी जान बचाओ। महारक्षक मैं अब आगे। भागते हुए विक्की ने राघव से पूछा, लेकिन इन मरे हुए चमगादड़ों का क्या, इनको तो हमने साथ लिया ही नहीं, ऐसे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो सोचो। आर्यन को भी पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो उन सबके साथ ही भाग रहा था। हालांकि वो सबसे पीछे की तरफ था क्योंकि बाकी के सभी लोग आर्यन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और फुर्तले थे, इसलिए वो आर्यन से तेज भाग रहे थे। वो चमगादड़ तेजी से आर्यन की तरफ आ रहा था और उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे कि वो आर्यन को एक ही बार में पूरा खा जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस चमगादड़ ने आर्यन को खाने के लिए अपना मुंह खोल तो पता नहीं कहां से एक जलता हुआ तीर सीधा जाकर उस चमगादड़ के मुंह में लगा, जिससे वो चमगादड़ पीछे की ओर जाकर गिर गया। अचानक से हुए इस हमले की वजह से वो चमगादड़ इधर उधर देखने लगा और तीर लगने की वजह से उस चमगादड़ के मुंह से बैंगनी रंग का खून भी आने लगा था। उस चमगादड़ की ऐसी हालत देखकर सभी हैरानी से उस तरफ देखने लगे जहां से वो तीर आया था। इतने में सबकी नज़र एक चट्टान पर खड़ी लड़की पर पड़ी जिसने एक लाल रंग का कवच पहना हुआ था। वो कवच उसे पूरी तरह से ढके हुए था जिसकी वजह से उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, बस उस कवच के अंदर से उसकी हल्की भूरी आंखें ही दिखाई दे रही थी। उस लड़की के एक हाथ में धनुष था।
जब राघव ने उस लड़की को देखा तो वो देखते ही पहचान गया कि वो कौन थी, इसलिए राघव ने सबको उस लड़की की तरफ जाने के लिए कहा। राघव की बात सुनते ही सभी उस चट्टान की तरफ चले गए और उस चट्टान के पीछे जाकर खड़े हो गए। उस लड़की ने उनकी तरफ एक बार देखा और फिर से उस चमगादड़ की तरफ देखने लगी जो अभी भी नीचे गिरा हुआ था। आर्यन तो यही सोच रहा था कि ये लड़की कौन है जिसने इस बड़े चमगादड़ को एक ही बार में घायल कर दिया, जिसको देखकर राघव और उसके साथी इतना डर रहे थे। आर्यन को उस लड़की को देखकर अवेंजर मूवी में देखी देने वाली फीमेल सुपर हीरो की याद आ गई। जैसे वो बिना डरे अकेले सबसे बीत जाती है, वैसे ही ये लड़की भी अकेले ही उस जगह पर अकेली ही आई थी और उस चमगादड़ को हराने की हिम्मत उसमें साफ नजर आ रही थी। आर्यन को वो लड़की किसी सुपर गर्ल से कम नहीं लग रही थी। जब आर्यन ये सब सोच ही रहा था, उसी वक्त उस चमगादड़ ने अपने मुंह में लगे तीर को चूर चूर कर दिया और जोरों से आवाज निकलने लगा। ये देखकर वो लड़की एक कदम पीछे हो गई। उसे लड़की ने सबको वहां से निकालने के लिए कहा और खुद भी पीछे हटने लगी। उस लड़की को ऐसा करते हुए देख विक्की ने चिल्लाते हुए राघव से कहा, लेकिन मरे हुए चमगादड़ों का क्या? अभी हमने उनका साथ तो लिया ही नहीं, अगर ऐसे में हम यहाँ से चले गए तो बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त राघव को उन चमगादड़ों की कोई चिंता नहीं थी, वो तो बस उस लड़की की हर एक बात मान रहा था। फिर राघव ने विक्की और अपने बाकी के साथियों से कहा, जो ये बोल रही है वही करो, हम शिकार तो दोबारा भी कर सकते हैं अगर जिंदा बचे तो। ये सुनकर सभी हैरानी से एक बार राघव को और एक बार उस लड़की को देखने लगते हैं, लेकिन किसी का भी उन मरे हुए चमगादड़ों को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो उनको अपनी आंखों के सामने पड़े हुए नजर आ रहे थे। एक का तो मन करा था कि भाग कर जाए और कुछ चमगादड़ को उठा ले ताकि उसे कुछ तो हासिल हो। वहीं दूसरी ओर वो चमगादड़ अभी भी जोर जोर से आवाजें निकल रहा था और फिर अचानक से चुप हो जाता है और गुफा की तरफ देखने लगता है। अब उस गुफा के अंदर से भी आवाज आनी शुरू हो गई थी, जिसको सुनकर उस लड़की ने सबको जल्दी से जल्दी वहां से जाने का ऑर्डर दिया। लेकिन सभी अभी भी वहां से नहीं जा रहे थे और गुफा की तरफ देख रहे थे जहां से वो आवाजें आ रही थी। उस गुफा से ऐसा कुछ निकलने लगा जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ को तो पसीने भी आने लगती है गुफा के अंदर के नज़ारे को देखकर। गुफा के अंदर से एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा डेविल चमगादड़ बाहर आ रही थे और वे सब उतने ही बड़े थे जितना वो पहले वाला था। सबकी हैरानी इतनी में ही खत्म नहीं हुई क्योंकि उन चमगादड़ों की पीछे से एक पूरी सेना बाहर आ रही थी। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुफा के सामने उन मरे हुए चमगादड़ों को उठाने के बारे में सोचे भी। अब सभी वहां से भागने के बारे में ही सोच रहे थे और देखते ही देखते सभी वहां से भागने भी लगे। लेकिन वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी होकर उन चमगादड़ों को देख रही थी और आर्यन भी वहीं पर खड़ा होकर उस लड़की को ही देख रहा था। दूसरी तरफ वे सभी चमगादड़ उस घायल चमगादड़ के ऊपर घूमने लगी और उन सभी भागते हुए लोगों की तरफ देखकर जोरों से अपनी आवाज में ही चिल्लाने लगे। अब वो घायल चमगादड़ भी उनके साथ देने के लिए खड़ा होकर उनके साथ उड़ने लगा और वे सभी उस तरफ जाने लगे जहां पर आर्यन और वो लड़की खड़े थे। आर्यन को अपने पास में खड़ा देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए आर्यन से कहती है, तुम पागल हो क्या? जब वो सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं तो तुम यहाँ क्यों खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? उनके साथ तुम भी अपनी जान बचाकर भागो, मैं इनको नहीं रोक सकती और ना ही तुम्हारी जान बचा पाऊंगी इन सब से, इसलिए जितना तेजी से हो सकता है इतनी तेजी से भाग जा। 15 जान बची 2 लाखों की। उन चमगादड़ों को अपनी तरफ आता देख और उस लड़की की बातें सुनकर आर्यन जल्दी से उस दिशा की ओर भागने लगता है जहां पर राघव और उसके साथ ही गए थे। लेकिन राघव और उसके साथी काफी तेज थे, इसलिए वह पहले ही बहुत आगे निकल गए और अब आर्यन चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। ये बात उस चट्टान पर खड़ी वो लड़की भी जानती थी कि आर्यन तेज नहीं है, इसलिए उसने आर्यन की मदद करने की सोची और जल्दी से अपनी सवारी बुला ली। महारक्षक, मैं अब आगे। देखते ही देखते वहां पर एक बड़ा सा शेर आ गया और वो लड़की जल्दी से उस शेर के ऊपर बैठ गई और आर्यन के पास जाकर उसको भी बैठने के लिए कहने लगी। लेकिन अचानक से अपने पास इतना बड़ा शेर देखकर आर्यन घबरा गया और लड़खड़ा के नीचे गिर गया। आर्यन को ऐसा लगा कि वो शेर उसको खा ही जाएगा, लेकिन जब उसकी नज़र उस शेर पर बैठी लड़की पर पड़ी है तो आर्यन ने चैन की सांस ली और उस लड़की की बात मानते हुए जल्दी से शेर के ऊपर जाकर बैठ गया। आर्यन के बैठते ही वो शेर तेजी से भागने लगता है। वो शेर इतना तेज था कि कुछ ही देर में राघव और उसके साथियों तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी वो सब चमगादड़ उनके पीछे आ रहे थे। ये देखकर सब घबराने लगी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इतने सारे खतरनाक चमगादड़ों का सामना करें, इसलिए जितना हो सके सब तेजी से उनके इलाके से बाहर की ओर जा रहे थे। एकदम से एक चमगादड़ की चिल्लाने की आवाज आती है और सभी के सभी चमगादड़ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उन चमगादड़ों को रुकता हुआ देख सभी खुश होते हैं और भागती हुई पीछे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पीछे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पीछे एक 20 फुट का चमगादड़ जो कि देखने में आधा काला और आधा हल्का लाल था, वो उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। उस चमगादड़ को देखते ही शेर पर बैठी वो लड़की कहती है, ये चमगादड़ किंग है। एकदम से एक चमगादड़ की चिल्लाने की आवाज आती है और सभी के सभी चमगादड़ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उन चमगादड़ों को रुकता हुआ देख सभी खुश होते हैं और भागती हुई पीछे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पीछे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पीछे एक 20 फुट का चमगादड़ जो कि देखने में आधा काला और आधा हल्का लाल था, वो उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। उस चमगादड़ को देखते ही शेर पर बैठी वो लड़की कहती है, ये चमगादड़ किंग है। उस लड़की की बात सुनकर राघव कहता है, अगर मुझे पता होता ये जगह इतनी खतरनाक होगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अगर अब मैं बच गया तो पहले उसको सबक सिखाऊंगा जिसने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी और मुझे कहा था कि यहाँ पर लेवल 1 और 2 की प्राइमरी चमगादड़ ही है। वो चमगादड़ इतना तेज था कि पलक झपकते ही उन तक पहुंच जाता है और अपने नुकीले पंजे से उस लड़की के पीछे बैठे
आर्यन पर वार कर देता है। हालांकि उस लड़की ने उसका हमला होते हुए पहले ही देख लिया था और इसलिए उसने अपने शेर को थोड़ा वहां से हटा दिया, जिसकी वजह से आर्यन के 2 टुकड़े होने से तो बच गए, लेकिन उस चमगादड़ का एक पंजा आर्यन की पीठ पर वार करने कामयाब हो गया, जिससे आर्यन की एक दर्द भरी चीज निकल गई। आर्यन को चिल्लाता हुआ देख वो लड़की जल्दी से एक तलवार बुलाती है और उस चमगादड़ की आंख में मार देती है, जिससे वो चमगादड़ एक बार के लिए पीछे हट जाता है, जितने में उनको आगे भागने का मौका मिल जाता है। चमगादड़ किंग पर हमला होते हुए देखकर बाकी के सभी चमगादड़ तेजी से उन पर वार करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन चमगादड़ किंग एक आवाज निकालता है जिससे वो सभी चमगादड़ वहीं रुक जाते हैं और आर्यन और बाकी सबको वहां से जाते हुए ही देखते रहती है। फिर वो चमगादड़ किंग वापस अपनी गुफा की ओर चला जाता है। उस चमगादड़ को वापस जाता हुआ देख सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं है। वो जल्दी से उस पहाड़ी इलाके से बाहर निकलते हैं और उसके बाद रुककर अपने साथियों को देखने लगते हैं कि सब ठीक तो है। रुकते ही वो लड़की आर्यन को उस शेर की पीठ से नीचे उतरती है और उसका घाव देखने लगती है। आर्यन को घायल देख राघव और उसके साथी भी तेजी से उसके पास जाते हैं और अपने बैग से दवा निकालकर आर्यन के घाव पर लगनी शुरू कर देते हैं, जिससे आर्यन के घाव से खून आना बंद हो जाता है और आर्यन को अपने घाव के ऊपर ठंड का एहसास होता है। आर्यन की आंखें बंद हो जाती है और आर्यन बेहोश हो जाता है। आर्यन को देखकर विक्की पूछता है क्या ये मर गया। इतने में वो लड़की विक्की की तरफ देखती है और एक भारी सी आवाज में उस पर चलते हुए कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये अभी बेहोश हुआ है, लेकिन ये अभी जिंदा है। कुछ देर में इसको होश आ जाएगा और इसको होश आने के बाद हम अपने आश्रम की ओर जाएंगे। लगभग 2 घंटे के बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोली और धीरे से पानी मांगने लगता है। आर्यन को पानी मांगता हुआ देख उसके पास में बैठी वो लड़की जल्दी से अपने बैग से पानी की एक बोतल निकलती है और आर्यन को पिलानी शुरू कर देती है। पानी पीने के बाद आर्यन को अच्छा महसूस होता है और फिर आर्यन की नज़र अपने पास बैठी उस लड़की पर पड़ती है जिसने इस वक्त अपना वो कवच निकाल दिया था। उस लड़की के काले लंबे बाल थे और देखने में वो काफ़ी सुंदर थी, जिसकी वजह से आर्यन एक बार के लिए तो अपने दर्द को ही भूल गया और बस उसे लड़की को ही देखने लग। जब उस लड़की ने आर्यन को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखा तो उसने वो पानी की बोतल आर्यन के हाथ में दी और खड़ी होकर बाकी सबके पास जाकर बैठ गई। जब राघव ने आर्यन को होश में देखा तो वो उसके पास गया और बोला अब कैसा महसूस कर रहे हो। आर्यन ने धीरे से कहा अब मैं ठीक हूँ, लेकिन उन चमगादड़ों का क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे उसका पंजा लगा तो मैं उसके बाद बेहोश ही हो गया था। और उन मरे हुए चमगादड़ों का क्या हुआ। आर्यन की बात सुनकर राघव ने उसे बताया अब हम सब बच गए और वो चमगादड़ अब वापस चले गए हैं। उन मरे हुए चमगादड़ों से ज़्यादा हमारी जान कीमती है, इसलिए तुम ये सोचो जान बची तो लाखों पाए। अब हम वापस चलते हैं और फिर कभी देखेंगे और इस बार किसी हल्के और छोटे शिकार पर जाएंगे। फिर आर्यन एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखने लगता है जो वही सामने बैठकर उसी को देख रही थी। 16 काल। जब राघव देखा है कि आर्यन हैरानी से उसी लड़की को देख रहा है जिसने सबकी जान बचाई तो वो सबको उसे लड़की के बारे में बताते हुए कहता है ये हमारे देव आश्रम के सबसे बड़े ग्रुप की लीडर निशिका चौधरी है। ये अपने काम से बाहर ही रहती है, इसलिए ज़्यादा लोग इनको नहीं जानते। महारक्षक मैं अब आगे। राघव एक पल के लिए रुकता है और फिर निशिका चौधरी के बारे में आगे बताने लगता है। राघव कहता है कि हमारी ये टीम भी इन्हीं के ग्रुप के अंदर आती है और इन्होंने अकेले ही बड़े से बड़े जानवर का सामना किया है। ये अकेली ही पूरी टीम के बराबर है, इसलिए ये जिस टीम में होती है उस टीम के जीतने के चांस ज़्यादा हो जाती है। अपने बारे में सुनने के बाद निशिका चौधरी खड़ी होती है और राघव से कहती है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है। निशिका की बात सुनकर सभी हमें जवाब देते हैं और देव आश्रम के 2 दिन के सफ़र के बाद वे सब देव आश्रम में पहुँच जाते हैं। देव आश्रम में आने के बाद राघव आर्यन से कहता है तुमने अच्छा काम किया था अपने पहले मिशन पर, लेकिन वो बात अलग है, हमें इस मिशन से कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम अगला मिशन जल्दी ही करेंगे और जाने से पहले तुमको भी बुला लेंगे। फिर आर्यन हाँ मैं जवाब देता है और अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन अपने कमरे में आते ही अपने बेड पर लेट जाता है और तुरंत ही सो जाता है। काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर घूमने की वजह से वो काफ़ी हद तक थक गया था और चमगादड़ का पंजा लगने की वजह से भी काफ़ी घायल हो गया था। जो घाव अभी भी कुछ हद तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए आर्यन को पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। आर्यन काफ़ी देर तक सोता रहता है और अगले दिन सुबह ही उसकी नींद खुलता है। आर्यन उठने के बाद अपने आसपास देखा है जहाँ पर कोई नहीं होता। फिर आर्यन अपने कमरे की एक एक चीज़ को अच्छे से देखने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो बाहर चला गया था, इसलिए उसने अपने कमरे को ठीक से देखा ही नहीं कि उसमें और क्या क्या है। लिए चले जाते हैं। 2 दिन के सफ़र के बाद वे सब देव आश्रम में पहुंच जाते हैं। देव आश्रम में आने के बाद राघव आर्यन से कहता है तुमने अच्छा काम किया था अपने पहले मिशन पर, लेकिन वो बात अलग है, हमें इस मिशन से कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम अगला मिशन जल्दी ही करेंगे और जाने से पहले तुमको भी बुला लेंगे। फिर आर्यन हाँ मैं जवाब देता है और अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन अपने कमरे में आते ही अपने बेड पर लेट जाता है और तुरंत ही सो जाता है। काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर घूमने की वजह से वो काफ़ी हद तक थक गया था और चमगादड़ का पंजा लगने की वजह से भी काफ़ी घायल हो गया था। जो घाव अभी भी कुछ हद तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए आर्यन को पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। आर्यन काफ़ी देर तक सोता रहता है और अगले दिन सुबह ही उसकी नींद खुलता है। आर्यन उठने के बाद अपने आसपास देखा है जहाँ पर कोई नहीं होता। फिर आर्यन अपने कमरे की एक एक चीज़ को अच्छे से देखने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो बाहर चला गया था, इसलिए उसने अपने कमरे को ठीक से देखा ही नहीं कि उसमें और क्या क्या है। जैसे ही आर्यन अपने कमरे को देखने लगता है, इतने में इसके दरवाजे पर कोई आकर दरवाजा बजने लगता है। जब आर्यन दरवाजा खोलकर देखा है तो सामने गुरुदेव खड़े होते हैं, जो हैरानी से आर्यन को ही देख रहे होते हैं। गुरुदेव कमरे में आते ही आर्यन से कहते हैं तुम किसी से पूछकर शिकार पर गए, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बाहर कितना खतरा है और तुम फिर भी बाहर गए। जाने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया होता, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता, तुम जानते भी हो।
इस वक्त गुरुदेव काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और वो अपना सारा गुस्सा आर्यन के ऊपर ही निकल रहे थे, लेकिन आर्यन चुपचाप उनकी बात सुन रहा था और उनकी बात खत्म होने के बाद आर्यन उनसे कहता है, मैं यहाँ सीखने ही आया हूँ, ये बात आपने मुझे कही थी और सीखने के लिए मुझे बाहर तो जाना होगा। आपने मुझसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनने की कोशिश करो और मैं वही कर रहा हूँ। आर्यन की ये बात सुनते ही गुरुदेव शांत हो जाते हैं और एक बार आर्यन की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगली बार से जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना। ये बोलकर गुरुदेव आर्यन के कमरे से बाहर चले जाते हैं और आर्यन उनको जाता हुआ ही देखता रहता है। गुरुदेव के जाने के बाद आर्यन मन ही मन में सोचता है, ये मुझसे चाहते क्या है, पहले तो मेरी शक्तियां मुझसे छीन ली और अब मैं जब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें भी रोक टोक कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये मेरी मदद करना चाहते हैं या उनके मन में और कुछ चल रहा है। आर्यन काफ़ी देर गुरुदेव के बारे में ये सब सोचता है और फिर अपने कमरे को देखने लगता है। आर्यन सारे कमरे को देख लेता है लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं मिलता। फिर आर्यन की नज़र उस काली किताब पर पड़ती है जो गुरुदेव ने उसे पढ़ने के लिए दी थी और जिसमें इस देवग्रह के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। जहां गुरुदेव के सामने एक मशीन जैसी कोई चीज़ थी जिससे गुरुदेव बात कर रहे थे। उस मशीन से आवाज़ आती है, ये तो अच्छी बात है कि दोनों इस काम को अपने पूरे मन से कर रहे हैं। हमारा ये आइडिया काम कर गया कि अगर हम उनको एक बार शक्ति देकर वापस ले ले तो वो उन शक्तियों को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे और देखो वो शक्तियों को हासिल करने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। गुरुदेव कहते हैं, वो सब तो ठीक है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आर्यन काफ़ी धीरे धीरे सीख रहा है, वहीं दूसरी ओर वो लड़का आर्यन से कई गुना तेजी से सब कुछ सीख और समझ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आर्यन से पहले वो अपनी शक्तियाँ पालेगा और फिर आर्यन भी उससे कभी जीत नहीं पाएगा। फिर उस मशीन से आवाज़ आती है, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़का आर्यन से पहले सब कुछ सीखना है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि उस लड़के को या आर्यन को काल के बारे में पता ना चले। गुरुदेव कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, काल ने जो हमारे साथ किया उसकी वजह से तो ये सब हो रहा है। उसी ने तो मानव की सेना बनाई थी और अब उन्हीं के साथ मिलकर हम पर हमला करने की सोच रहा है और खुद उनका राजा बना हुआ है। अगर हमारे ये दोनों लड़के काल को हरा देते हैं तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। उस काली किताब को पढ़ने की सोच रहा था। वहीं गुरुदेव अपने कमरे में खड़े थे और किसी से बात कर रहे थे। गुरुदेव उसे कहते हैं, हमने जितना सोचा था ये सब उससे ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। दोनों लड़के इसी काम में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी ताकतवर बन सके और अपनी शक्तियाँ वापस ले सके। गुरुदेव के सामने एक मशीन जैसी कोई चीज़ थी जिससे गुरुदेव बात कर रहे थे। उस मशीन से आवाज़ आती है, ये तो अच्छी बात है कि दोनों इस काम को अपने पूरे मन से कर रहे हैं। हमारा ये आइडिया काम कर गया कि अगर हम उनको एक बार शक्ति देकर वापस ले ले तो वो उन शक्तियों को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे और देखो वो शक्तियों को हासिल करने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। गुरुदेव कहते हैं, वो सब तो ठीक है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आर्यन काफ़ी धीरे धीरे सीख रहा है, वहीं दूसरी ओर वो लड़का आर्यन से कई गुना तेजी से सब कुछ सीख और समझ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आर्यन से पहले वो अपनी शक्तियाँ पालेगा और फिर आर्यन भी उससे कभी जीत नहीं पाएगा। फिर उस मशीन से आवाज़ आती है, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़का आर्यन से पहले सब कुछ सीखना है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि उस लड़के को या आर्यन को काल के बारे में पता ना चले। गुरुदेव कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, काल ने जो हमारे साथ किया उसकी वजह से तो ये सब हो रहा है। उसी ने तो मानव की सेना बनाई थी और अब उन्हीं के साथ मिलकर हम पर हमला करने की सोच रहा है और खुद उनका राजा बना हुआ है। अगर हमारे ये दोनों लड़के काल को हरा देते हैं तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। 17 एक और महारक्षक। गुरुदेव की बात सुनकर वो मशीन आगे बोलता है, हाँ काल हमारे लिए खतरा है और उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसको हारने के लिए अपना सब कुछ इन दो लड़कों के ऊपर लगा दिया है। अगर उसे पता चला कि इन दोनों के अंदर वो शक्ति है जिससे वो हार सकता है तो वो इनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमने दोनों को अलग अलग रखा है ताकि काल को इनके बारे में पता ना चले और अगर पता चल भी गया तब भी वो इनके पास ही जा पाएगा और हम उसे ऐसा करने से रोक लेंगे। महारक्षक, मैं अब आगे। उनकी बातें सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आप देवग्रह कब आ रहे हैं? आप खुद आकर एक बार इन लड़कों को देख लो और इनको जो कुछ आप सीखने वाले थे वो सीख दो। वैसे मैंने इन दोनों को वो काली किताब तो दे दी है जिससे वो यहाँ के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे और वो किताब उनके काफ़ी काम भी आएगी। फिर उस मशीन से आवाज़ आती है, ठीक है, तुम एक बार उस दूसरे लड़के के पास भी चले जाना और देख लेना कि वो कहाँ तक कामयाब हुआ है। हो सका तो जल्दी ही यहाँ पर आ जाऊँगा, तब तक तुम संभालो। इतना बोलते ही उस मशीन से आवाज़ आनी बंद हो जाती है और गुरुदेव तुरंत ही कमरे से बाहर निकालकर कहीं और जाने लगते हैं। गुरुदेव पूरे ग्रह पर कहीं भी जा और आ सकते थे, इसलिए वो तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देव आश्रम से काफ़ी अलग जगह थी जिसका नाम रक्षा आश्रम था। उस जगह पर आते ही गुरुदेव एक कमरे की ओर जाने लगते हैं। गुरुदेव उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक आर्यन की ही उम्र का लड़का बैठा हुआ है जिसके काले घुंघराले बाल जो देखने में सुंदर लग रहा था। गुरुदेव कहते हैं, कैसे हो वीर? वीर ने गुरुदेव की तरफ देखा है और फिर वो खड़ा होकर उनके पास चला जाता है। वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो गुरुदेव के पास जाते ही एक छोटा खंजर निकलता है और गुरुदेव को दिखाने लगता है। वीर कहता है, ये देखिए, ये मैंने अपने पहले शिकार से हासिल किया और इतना ही नहीं, इसके साथ एक कवच भी है। ये वही दूसरा लड़का है जिसको आर्यन के साथ साथ ही शक्तियाँ मिली थी। इस लड़के का नाम वीर खन्ना था और ये पृथ्वी पर काफ़ी अमीर परिवार से आता था। इसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये गुरुदेव के बोलने पर उनके साथ यहाँ पर आया था। जैसे आर्यन को एक दिन शक्ति देकर वापस ले ली थी, वैसे ही वीर से भी इस शक्ति किसी न किसी तरीके से वापस ले लिए और उसे भी वही कहा गया जो आर्यन को कहा गया था कि अपने आप को मजबूत करो और अपनी शक्तियां हासिल कर लो। ये उनका तरीका था ताकि शक्ति के लालच में ये दोनों जितनी जल्दी हो सके मजबूत बन सके ताकि समय आने पर काल के सामने हथियार बनाकर खड़े हो जाए।
वीर का खंजर देखकर गुरुदेव उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं बधाई हो, तुमने अपना पहला शिकार काफ़ी है अच्छे से किया और तुम्हें लगता है काफ़ी बड़ा इनाम भी मिला है इस शिकार से। वीर हाँ मैं जवाब देता है और बताने लगता है कि कैसे उसने ये सब किया। वीर बताता है कि ये खंजर और कवच उसको काले चूहों को मारने से मिले, वो सब काफ़ी तेज थे लेकिन फिर भी मैंने उनको हरा दिया, और इतना ही नहीं मेरी पावर लेवल में 10 अंक भी जुड़ गए हैं, अब 90 अंक और फिर मेरी लेवल 1 पूरी हो जाएगी। हर किसी को इवॉल्व होने के लिए 5 लेवल पार करनी पड़ती है और हर लेवल को पार करने के लिए 100 अंक चाहिए होते हैं। जिस लेवल का बीस्ट होगा उसी हिसाब से पावर में अंक आएंगे। जैसे अगर कोई सीधा लेवल 5 के बीस्ट को मारता है और उसका क्रिस्टल खोलता है तो उसको लेवल 5 के हिसाब से अंक मिलेंगे और उसकी ताकत कई गुना तेजी से बढ़ेगी, और कोई लेवल 1 को पार करता है तो उसकी ताकत धीरे धीरे तेज होगी। वीर की बात सुनकर गुरुदेव उसे कहते हैं अच्छी बात है कि तुमने यहाँ के सब तरीके सीख लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक टीम बना लो जिससे तुम्हें शिकार करने में आसानी होगी और तुम जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो पाओगे और फिर तुमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ भी मिल जाएगी। वीर कहता है आपने मुझे जो किताब दी थी उस वजह से मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया कि यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। उस किताब में काफ़ी तरीके लिखे हुए थे जिसकी वजह से मुझे शिकार में काफ़ी मदद मिला, और उस किताब से मैंने सारे नियम पता कर लिए हैं जिससे मैं अब यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ और जब चाहूँ अपने घर जाकर भी आ सकता हूँ। ये उस किताब में लिखा हुआ था। गुरुदेव कहते हैं तुम सही हो, तुम जब चाहे अपने घर पर जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी घर जाओ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो और तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर किसी कोई शक्तियों का पता चला तो ये ठीक नहीं होगा। इस बात पर वीर हाँ जवाब देता है और गुरुदेव को वो किताब वापस कर देता है। वीर कहता है मैंने ये किताब अच्छे से पढ़ ली, अब आप इसको वापस ले सकते हैं। किताब वापस लेने के बाद गुरुदेव वीर के पास से खड़े होते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम्हें किसी चीज़ की और कोई मदद चाहिए तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शिकार में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। बाकी कोई मदद चाहिए तो मुझसे बात कर लेना। नहीं नहीं, मैं शिकार तो खुद कर लूँगा, और अब तो मैंने यहाँ पर रहना भी सीख लिया है और मैंने इन दोनों काफ़ी पैसे भी कमा लिए हैं जिससे यहाँ पर रहना और भी आसान होने लगा है। कुछ दिनों में मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जान जाऊँगा और उसके बाद देखते ही देखते अपनी सारी लेवल पार करके एक इवॉल्वर बन जाऊँगा और फिर मुझे मेरी सारी शक्तियाँ भी मिल जाएगी। इसके बाद तो मेरा यहाँ पर रहना और भी आसान हो जाएगा, वीर गुरुदेव से कहता है। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए वो कहते हैं मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा और तुम जैसे अब तक सब कुछ सीख रहे हो आगे भी सीखते रहना। ये बोलता है गुरुदेव वीर के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। चैटीन काली किताब। गुरुदेव वीर से मिलने के बाद वापस देव आश्रम के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी उसे किताब को पढ़ने के लिए बैठ जाता है। आर्यन ने पूरा मन बना लिया था कि अब तो वो इस किताब को पूरा करके ही अपने अगले मिशन पर जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने भी आर्यन से वही कहा था जो उन्होंने वीर से कहा कि इस किताब को पढ़ने से तुम्हें यहाँ पर रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आर्यन जितनी जल्दी हो सके इस किताब को अच्छे से पढ़ना चाहता था और इसलिए उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। महारक्षक मैं अब आगे। उस किताब को 3 भाग में बांटा गया था। पहला भाग में देवग्रह और वहां पर पाए जाने वाले काफ़ी सारी बीस्ट की जानकारी थी और उसमें यह भी बताया गया था कि किस बीस्ट को कैसे हरा सकते हैं, उसमें लड़ने के काफ़ी तरीके और बीस्ट को मरने के बाद मिलने वाले हथियारों की जानकारी दी थी। दूसरे भाग के अंदर मानव क्या है, वो कैसे बने और उनकी क्या क्या पहचान है, वो सब बताया गया था। उसमें मानव की सेना के बारे में लिखा हुआ था कि मानव की सेना को 5 भागों में बांटा जाता है। इस बात का पता हम मानव को देखकर भी लगा सकते हैं। जिस लेवल का मानव होगा उस पर उतने ही सींग होंगे। अगर कोई लेवल 5 का मानव है तो 2 सींग उसके दोनों कंधे पर और एक उसके सर पर होगा। अगर कोई लेवल 4 का है तो उस पर 4 ही सींग होंगे। जितने ज़्यादा सींग उतनी ही उनकी ताकत होगी। आर्यन ये सब पढ़ के हैरान था कि मनवार कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। आर्यन जब अगले पेज को पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उस पेज पर मानव के राजा के बारे में लिखा हुआ है। उस पर केवल 2 ही लाइन थी जिसमें बताया गया था कि मानव का राजा अकेला ही किसी को भी हरा सकता है। अगर कोई उनके राजा को हरा दे तो वो ये होने वाली लड़ाई को काफ़ी हद तक रोक सकता है। आर्यन राजा के बारे में और भी जानना चाहता था, लेकिन उस किताब में राजा के बारे में और कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए आर्यन चाहकर भी उसके बारे में और कुछ नहीं जान पाया। इसलिए आर्यन ने उस किताब आगे पढ़ने की सोची और उस किताब का आखिरी और तीसरा भाग खोल लिया। उस किताब के तीसरे हिस्से में लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीस्ट के क्रिस्टल को खोलता है तो उसमें से जो भी हथियार मिलेगा वो उसी का होगा। अगर वो चाहे तो वो अपनी मर्जी से उस हथियार को किसी को दे सकता है या बेच सकता है, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके हथियारों को जबरदस्ती छीन नहीं सकता। अगर वो देने से मना कर दे तो उससे वो हथियार कोई भी नहीं ले सकता। और उस क्रिस्टल में से क्या निकलता है ये भी बस उसी को पता होगा जो उस क्रिस्टल को खोलेगा। क्रिस्टल के अंदर से कोई भी वस्तु निकल सकती है, ये उस बीस्ट के आधार पर होगी। आर्यन को एक और बात अच्छी लगती है उस किताब में से, अगर कोई व्यक्ति किसी बीस्ट को मारता है और उसके क्रिस्टल को खोलता है तो उस क्रिस्टल से बीस्ट भी निकल सकता है। वो बीस्ट उसकी हर बात मानेगा जिसने वो क्रिस्टल खोला होगा, लेकिन समय समय पर इन बीस्ट को इवॉल्व करना होता है ताकि उनकी ताकत बढ़ाई जा सके और किसी भी लड़ाई में उनसे पूरी मदद ली जा सके। ये बीस्ट 2 तरह की होती है, एक जो लड़ाई के लिए बना होता है और दूसरा एक सवारी के लिए होता है। सवारी वाले को इवॉल्व करनी थी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस पर बैठकर वो कहीं भी जा और आ सकता है, लेकिन लड़ाई वाले बीस्ट को इवॉल्व करना पड़ता है और उसके इवॉल्व होने में काफ़ी समय लग जाता है। इवॉल्व होने के बाद उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आर्यन सोचता है राघव के पास जो चिड़िया है वो एक सवारी है जो बस घूमने के लिए ही बनी है, उसकी लड़ाई में कोई मदद नहीं।
इसके बाद आर्यन बची हुई किताब को अच्छे से पूरा पढ़ लेता है और उसको रख देता है। आर्यन को किताब पूरी पढ़ने में सुबह से शाम हो गई थी क्योंकि वो किताब काफ़ी मोटी थी जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। आर्यन हर एक चीज़ को अच्छे से जानना चाहता था ताकि उसको वहाँ रहने में काफ़ी मदद मिले और किताब को पढ़ने के बाद आर्यन को ऐसा लग भी रहा था कि वो किताब पढ़ने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। अभी आर्यन बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपना खाना कमरे में ही खा लिया और इसके बाद सो गया। वो सुबह से बैठे बैठे वो इतना थक गया था कि उसको नींद आने लगी थी, इसलिए सोते हुए भी आर्यन उस काली किताब के बारे में सोच रहा था जिसको पढ़ने के बाद उसे यहाँ रहने की सारे नियम और तरीका पता चले हैं। आर्यन खुश था क्योंकि गुरुदेव ने वो किताब उसको देती। मुझे ऐसा उस दुकानदार ने कहा था कि ऐसी किताब ढूंढनी काफ़ी मुश्किल होती है और हर कोई इस किताब को देता भी नहीं, लेकिन गुरुदेव ने सबसे अलग और अच्छी वाली किताब उसको दे दी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। आर्यन सोने से पहले सोच रहा था कि कल वो जाकर राघव से मिलेगा और उससे पूछेगा कि वो अगले शिकार पर कब जाएगा ताकि वो भी कोई अच्छी सवारी ढूंढ सके। उस किताब के माध्यम से आर्यन को ये भी पता चल गया था कि अगर उस यहाँ पर रहना है तो उसको इस ग्रह के हिसाब से पैसे भी कमाने होंगे, जिसके लिए उसको बीस्ट के हथियार या बिना खोली हुई उनके क्रिस्टल बेचने होंगे। इसलिए आर्यन पैसे कमाना चाहता था ताकि वो यहाँ पर अच्छे से रह सके और अपनी पसंद का सामान ले सके। अगले दिन सुबह ही आर्यन अपने कमरे से बाहर निकल गया था और उसने बाहर आते ही देखा कि सभी लोग एक दिशा की ओर जाने लगे हैं। आर्यन की नज़र इतने में इसी दिशा में जाते हुए विक्की पर पड़ी। आर्यन तेजी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब कहाँ जा रहे हैं। आर्यन को ऐसे देखकर विक्की उसको बताता है कि हमारे देव आश्रम के दूसरे लीडर ने एक मुकाबला रखा है और जो भी उस मुकाबले में जीतेगा उसको काफ़ी बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद आर्यन पूछता है, कैसा इनाम और क्या मिलेगा अगर कोई उसमें जीता है तो। फिर विक्की कहता है, एक तो तुम सवाल बहुत पूछते हो, अगर तुमको जाना ही है तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखा दूंगा कि इस लड़ाई को जीतने पर क्या मिलेगा। इसके बाद विक्की आर्यन का हाथ पकड़ता है और उसको उस मुकाबले की ओर लेकर जाने लगता है। 19 सवाल पे सवाल। विक्की आर्यन को एक बड़े से स्टेडियम में ले गया जहां पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे और उनके बीच में एक 40 साल का आदमी खड़ा था जिसकी हल्की दाढ़ी थी। वो देखने में काफ़ी ताकतवर लग रहा था। विक्की आर्यन को बताता है, यह है दूसरे ग्रुप का लीडर विक्रम राठौर, महारक्षक। मैं अब आगे। आर्यन विक्रम की तरफ देखते हुए विक्की से पूछता है, ये कैसा नाम है, इसने अपना नाम पुरानी फिल्मों से लिया है क्या। इस पर विक्की हंसने लगता है और कहता है, पता नहीं, जो भी है यही है। अब तुम वो देखो, इसके पीछे जो बड़ी टेबल है और उसके ऊपर जो क्रिस्टल रखा हुआ है वो है इस प्रतियोगिता का इनाम। जो भी ये लड़ाई जीतेगा उसको वो क्रिस्टल मिलेगा। फिर आर्यन पूछता है, उस क्रिस्टल में ऐसा क्या है जिसके लिए सब लड़ने के लिए तैयार है। विक्की कहता है, वो कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल नहीं है, वो एक लेवल 5 म्यूटेंट क्रिस्टल है। ये सुनते ही आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि लेवल 5 के म्यूटेंट कितने शक्तिशाली होती हैं और उनकी क्रिस्टल से मिलने वाले हथियार कितने अच्छे होते हैं। ये विक्रम राठौर पागल हो गया है क्या, ये ऐसे ही कैसे अपने लेवल 5 के म्यूटेंट क्रिस्टल को किसी को भी दे सकता है, इसका क्या फ़ायदा होगा। आर्यन विक्की से पूछता है। फिर विक्की आर्यन को समझता है कि इस प्रतियोगिता का मकसद क्या है। विक्की कहता है, इस प्रतियोगिता में काफ़ी लोग हिस्सा लेंगे और आखिर में जो भी जीतेगा उसको ये मिल जाएगा, लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है और उसके बाद ये विक्रम राठौर उसको अपनी टीम में रख लेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो दूसरे और तीसरे नंबर पर होगा उसको भी अपनी टीम में रख लेगा, जिससे आगे जाकर इसको बड़े शिकार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये सब जानने के बाद आर्यन हैरानी से विक्रम राठौर को देखने लगता है और प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने लगता है। इस प्रतियोगिता में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया था और देखते देखते प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले विक्रम राठौर स्टेज पर आता है और बोलता है, जो भी इस क्रिस्टल को जीतेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश करना और जो हार जाए वो निराश मत होना, क्योंकि हम हर 3 महीने में ऐसी प्रतियोगिता लाते रहेंगे आपके पास। फिर 3 महीने का समय होगा अपने आप को साबित करने का। अभी के लिए इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। फिर स्टेज पर एक एक करके काफ़ी लोग आते हैं जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन आर्यन तब हैरान होता है जब उसकी नज़र उन लोगों में से एक पर पड़ती है जिसको वो अच्छे से जानता था, क्योंकि वो और कोई नहीं राघव जोशी था। आर्यन विकी से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, ही राघव वहाँ क्या कर रहा है, वो तो निशिका चौधरी की टीम में था ना, क्या वो अपनी टीम बदलने की सोच रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, निशिका चौधरी ने हमारी जान बचाई थी, फिर भी वो उनकी टीम को छोड़कर इस विक्रम राठौर की टीम में जाना चाहता है जो इनाम के लालच में ताकतवर लोगों को अपनी तरफ ला रहा है। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ राघव ये मैच खेल रहा है लेकिन वो अपनी टीम नहीं बदलना चाहता। इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है और जीतने के बाद ये जरूरी नहीं कि वो अपनी टीम बदले, वो उस टीम में भी रह सकता है जिसमें वो अब है। विक्की आर्यन को समझता है, अगर ऐसी बात है तो निशिका चौधरी खुद क्यों नहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही। अगर वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है तो एक क्रिस्टल हो आराम से जीत सकती है, वो अभी कहाँ है। आर्यन फिर से विक्की से पूछता है। आर्यन के सवाल सुनकर विक्की परेशान हो गया था। फिर वो उसको बताता है, निशिका चौधरी एक लीडर है इसलिए वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती, किसी भी लीडर को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। और अब तुम मुझसे कोई और सवाल मत पूछना, तुम बस चुपचाप ये प्रतियोगिता देखो, खुद भी एंजॉय करो और मुझे भी एंजॉय करने दो। अगर तुमने अब कोई भी सवाल पूछा तो मैं यहाँ से खड़ा होकर चला जाऊँगा और उसके बाद तुम किसी और से अपने सवाल पूछते रहना। आर्यन हाँ में सर हिलता है और अब विकी से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता चल गया था अगर अब उसने कुछ भी पूछा तो वो सच में खड़ा होकर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो दोनों जब से आए हैं तब से आर्यन उससे सवाल पर सवाल पूछे ही जा रहा है। फिर आर्यन सामने की ओर देखने लगता है जहाँ पर यह प्रतियोगिता
अब बस शुरू होने ही वाली थी। वैसे तो आर्यन को किसी की भी लड़ाई देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो बस यहाँ अब राघव की लड़ाई देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि राघव कितना अच्छा फाइटर है और वो जीतेगा या नहीं। एक एक करके कई मैच होते हैं, लेकिन हर मैच में एक ही बंदा जीत जाता है। आर्यन से ही रहा नहीं जाता और वो विक्की से एक और सवाल पूछ ही लेता है। आर्यन कहता है, ये आदमी कौन है जो हर मैच इतने आराम से जीत रहा है? अगर ये ऐसे ही जीतता रहा तो ये राघव को भी आसानी से हरा देगा और ये क्रिस्टल भी जीत लेगा। विक्की आर्यन की तरफ देखा है और एक लंबी सांस छोड़ना है और फिर विक्की बोलता है, ये तीसरी ग्रुप जिसका लीडर बहादुर सिंह है उसमें से आया है। ये उस ग्रुप का सबसे मजबूत आदमी है। ये शायद ही कोई लड़ाई हार होगा। मुझे भी नहीं पता इसको ये मैच खेलने की इजाजत कैसे मिली। शायद इसलिए अगर जो भी कोई इसको हराएगा उसी को सबसे ताकतवर माना जाएगा इस प्रतियोगिता में, इसीलिए इसको हिस्सा लेने की अनुमति मिली होगी। वैसे इसका नाम पवन कुमार है। ये सब जाने के बाद आर्यन कंफ्यूज हो गया। आर्यन सोच रहा था कि राघव इस प्रतियोगिता को जीत जाए और उसको वो क्रिस्टल मिल जाए। इसके बाद अगर वो किसी शिकार पर जाते हैं तो उसको बिना कुछ किया ही अच्छा इनाम हासिल हो जाए। लेकिन अब पवन कुमार की ताकत देखने के बाद आर्यन की ये उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। 10 मैच लगातार जीतने के बाद भी पवन कुमार कहीं से भी थका हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसमें उतनी ही हिम्मत नजर आ रही थी जितनी पहले मैच के दौरान थी। पवन कुमार एक दो बार में ही अपने सामने वाले विरोधी को हरा देता था। कोई भी उसके सामने ज्यादा देर टिकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। लेकिन आर्यन को उसकी ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ना तो उसको उससे लड़ना था, उसको तो उस क्रिस्टल से मतलब था। आर्यन बस सोच रहा था काश उसको वो क्रिस्टल मिल जाए। च20 क्रिस्टल चोर, च20 क्रिस्टल चोर। ये लड़ाई देखते हुए सबको एक तरफा मुकाबले नजर आ रहा था, क्योंकि कोई भी पवन कुमार को हरा ही नहीं पा रहा था। लेकिन सबको फिर भी उम्मीद थी कि इस प्रतियोगिता के खत्म होने से पहले कोई तो उसको हरा देगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में काफी लोगों ने हिस्सा लिया था और जो लोग कमजोर थे उन सबको पवन से लड़ना था, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको वहां से निकाला जा सके। और पवन वही कर भी रहा था, वो जितनी जल्दी हो सके अपने सामने वाले को हरा रहा था। महारक्षक मैं अब आगे। पवन कुमार ने काफी लड़ाई जीत ली थी और अब कुछ ही मैच होने बाकी थे, इसलिए अब पवन कुमार को आखिर में लड़ने के लिए कहा गया। पवन कुमार के जाने के बाद राघव की लड़ाई एक उसी के उम्र के लड़के के साथ हुई, जिसमें राघव जीत गया क्योंकि सामने वाला लड़का काफी कमजोर नजर आ रहा था। इसके बाद एक एक करके सबकी बारी आती गई और जो मजबूत थे वही आगे बढ़ते गए। जब राघव की बारी फिर से एक तीसरी ग्रुप के लड़के के साथ हुई तो इस बार राघव काफी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि सामने वाला आदमी काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो राघव के साथ खेल रहा है। जब उसका खेलने से मन भर गया तो उसने अपना एक मुक्का बनाया और राघव के सीने में जोर से मार दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और राघव नीचे गिर गया और फिर राघव से उठा ही नहीं गया। इसी के साथ वो दूसरा आदमी ये लड़ाई जीत गया। राघव के एक ही मुक्के में हारने के बाद आर्यन हैरान हो गया। आर्यन ने सोचा भी नहीं था कि राघव एक मुक्के में ही हार जाएगा। इसके बाद आर्यन तुरंत ही विक्की से इस बारे में पूछ लेता है कि राघव कैसे एक मुक्के में हार गया। विक्की थोड़ा उदास लग रहा था क्योंकि उसका दोस्त राघव हार गया, लेकिन वो फिर भी आर्यन को बताता है कि राघव इसलिए हार गया क्योंकि उसके सामने वाले ने मार्शल आर्ट सीखी हुई है और इस मार्शल आर्ट में एक स्किल है जिसको सोनिक पंच बोलते हैं, जिसके एक बार से ही राघव हार गया। वैसे इन स्किल को सिखाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पता नहीं किसने इतनी आसानी से वो कैसे सीख सकता है। शायद एक लंबे समय से एक ही स्किल पर काम कर रहा था। राघव के हारने के बाद आर्यन का बिल्कुल भी मन इस लड़ाई को देखने का नहीं था। अगर राघव इस लड़ाई को जीता तो आर्यन को कुछ तो फायदा होता, लेकिन राघव एक ही बार में हार गया। अब आर्यन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो क्रिस्टल उसको मिल सकता है। फिर आर्यन के मन में एक खतरनाक आइडिया आता है जिससे वो उस क्रिस्टल को बिना जीते ही हासिल कर सके है। अब आर्यन को इस प्रतियोगिता के खत्म होने का इंतजार था। लगभग सभी मैच खत्म होने के बाद पवन कुमार और उस आदमी की लड़ाई हुई जिसने राघव को एक ही बार में हराया था। उन दोनों की लड़ाई में वैसे तो पवन कुमार काफी ताकतवर था, लेकिन फिर भी उस आदमी के सोनिक पंच से वो भी बच नहीं पाया। लेकिन पवन कुमार ने उसे आदमी के 3 पंच बर्दाश्त कर लिए, लेकिन फिर भी पवन कुमार ये लड़ाई जीत नहीं पाया और वो आदमी जिसका नाम मुकेश सिंघल था वो ये लड़ाई जीत गया। आर्यन को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही मुकेश सिंघल ने ये लड़ाई जीती तो आर्यन विक्की के पास से खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगता है और स्टेज से कुछ दूर खड़ा हो गया। विक्रम राठौर मुकेश सिंघल को वो क्रिस्टल देता है और इसी के साथ ये प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। जब मुकेश सिंघल वो क्रिस्टल लेकर जाने लगता है तब विक्रम राठौर उसके कान में कुछ बोलता है। इसके बाद मुकेश सिंघल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उसके बाद मुकेश सिंघल बाहर की ओर जाने लगता है। मुकेश सिंघल को पता नहीं था कि वहीं पर आर्यन उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुकेश सिंघल आर्यन के पास से गुजरने लगता है तभी आर्यन ऐसे दिखता है कि उसका पैर कहीं पर फंस गया है और वो गिरने वाला है। मुकेश सिंघल के साथ वाली लड़की आर्यन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन उनके हाथ से बचता हुआ सीधा उस क्रिस्टल पर गिर जाता है, जिसे वो क्रिस्टल मुकेश सिंघल के हाथ से छूकर नीचे गिर जाता है और गिरते वक्त आर्यन का हाथ उस क्रिस्टल पर ही होता है, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल के टूटने पर मुकेश सिंघल को कुछ नहीं मिलता। आर्यन को ऐसा करते हुए विक्की अपना मुंह खोले हैरानी से आर्यन को देखता रहता है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। दूसरी तरफ हर कोई हैरान था कि किसी ने जीत का इनाम इतनी आसानी से मुकेश सिंघल से चुरा लिया। ये बात सब जानते थे कि अगर एक बार क्रिस्टल खुल गया तो ये पता ही नहीं चलेगा कि उस क्रिस्टल में क्या था। सब हैरानी से आर्यन को ही देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो मुकेश सिंघल था, जिसके हाथ से अब तक का सबसे बड़ा इनाम ऐसी छूट गया जैसे वो उसके पास कभी था ही नहीं। मुकेश सिंघल को काफी गुस्सा भी आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ये बात सब जानते थे कि आर्यन ने वो क्रिस्टल चोरी किया है और वो उसकी रख भी नहीं सकता। उसको उसके अंदर का इनाम वापस देना ही होगा, नहीं तो मुकेश सिंघल उसको वहीं पर मार देगा। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि अगर आर्यन उसको कुछ भी दे दे तो ये कोई नहीं बता सकेगा कि उसके अंदर से वो चीज़ नहीं निकली बल्कि कुछ और निकला था।
लेकिन विक्की जानता था कि आर्यन ने जो किया उसका उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आर्यन ने अब तक किसी भी बीस्ट को नहीं हराया है जिसे वो उस क्रिस्टल के इनाम के बदल सके और बोल सके उसको वो चीज़ मिली है। अब आर्यन के पास जो कुछ भी था वो वही था जो अभी उसे क्रिस्टल के अंदर से मिला होगा, इसलिए आर्यन को ना चाहते हुए भी वो क्रिस्टल के अंदर की चीज़ मुकेश सिंघल को वापस देनी होगी। लेकिन अब आर्यन वो चीज़ मुकेश सिंघल को दे भी दे तब भी वो मुकेश सिंघल के सबसे बड़े दुश्मन में से एक बन चुका था, क्योंकि ये चीज़ किस्मत पर होती है कि उसके अंदर क्या मिले। और मुकेश सिंघल सोच रहा था कि उसकी किस्मत अच्छी थी और शायद आर्यन की बुरी, इसलिए उसके अंदर से कोई बुरी चीज़ निकलेगी जो उसकी ज़्यादा काम की नहीं होगी। इसलिए मुकेश सिंघल आर्यन के साथ बदला लेने की सोचने लगता है। मुकेश सिंघल सोचता है अब मेरा इनाम वापस मिलते ही मैं इसको जान से मार दूंगा।